So hello everyone, this is Abhishek. Welcome to Focal Eyes once again. And in today's video, we'll discuss important economic data, जिससे आपको 4 से 5 प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। स्पेशली अब क्रूड इकोनॉमी से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, और जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया या अदर इकोनॉमिक डेटाज हो गए, यहाँ से प्रश्न आपको PCS PT एग्जामिनेशंस में देखने को मिलते हैं। साथ में उत्तराखंड PCS में क्लियरली लिखा हुआ है इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस, तो इन पे इनका पूरा डिस्कशन है। प्लस इम्पॉर्टेंट जो सबसे करंट अफेयर्स हैं उनको जो है सेग्रीगेट किया गया है। तो ये वीडियो इन सारी टॉपिक्स को कवर करने वाली है, ठीक है। और यहाँ से वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चन, तो ये बहुत ही ह्यूज और क्रूशियल हो जाता है, ठीक है। साथ में जिनको लगता है कि उनकी ये तैयारी बहुत अच्छी हो गई है तो दे कैन इग्नोर दिस पार्ट। अदरवाइज जिनको लगता है कि हाँ इस चीज़ को देख के थोड़ा ब्रशअप और मगअप किया जा सकता है, जहाँ से 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दिस वीडियो इज़ अबाउट इकोनॉमिक डेटाज, इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लस ऑर्गेनाइजेशंस इन उत्तराखंड, प्लस इम्पॉर्टेंट जो है आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर। एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्गर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉर उत्तराखंड PCS इज़ यूके स्पेशल, ठीक है। तो यूके स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2024 से पता है कि 50 क्वेश्चन 33% जो है क्वेश्चन वो सिर्फ उत्तराखंड से आएंगे। फॉर दैट वी हैड लॉन्च अ स्पेशल PDF बैच जिसकी फ़ी है जस्ट 199 रुपीज़, जिसमें कंप्लीट उत्तराखंड GK GS का PDF आपको दिया जाता है। साथ में कुछ नेशनल ये भी दिया जाएगा, जो आपका ये इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटाज वगैरह है, इनकी भी PDF मिलेगी। तो इन टोटल 10 PDF है और इसकी फ़ी जस्ट 199 है। तो इन लास्ट के 3-4 दिनों में अगर आपको लगता है कि आप मगअप कर सकते हो, ये चीज़ें अहम हो सकती है, या उत्तराखंड पे उतना बढ़िया से आपने ध्यान नहीं दिया या उस लेवल की तैयारी नहीं है, तो लास्ट मिनट जो है 4-5 दिन में दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप एक जो है कम से कम एक जो है राउंड रिवीजन कर सको। तो फॉर दैट यू वुड हैव टू पे 199 एट आवर नंबर 7827 530 282। इस पे जो है पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे करके आप जो है इस नंबर पे ही व्हाट्सएप करके वो स्क्रीनशॉट शेयर करोगे, आपको ये PDF दे दी जाएगी, ठीक है। तो इतना तो डिटेल आपको ये अभी आज की वीडियो और इसके बारे में उत्तराखंड स्पेशल के बारे में मिल गया। दूसरी जो अहम चीज़ें हैं उनकी भी बात हम करते हुए चलते हैं। इकोनॉमिक डेटाज के बाद जो उत्तराखंड के लिए जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो है हमारा, मैंने बात की थी कि एक सेक्शन आता है पॉलिटी का, ठीक है। पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो हमने बार बार कहा है कि पॉलिटी के लिए यू शुड नॉट प्रीफर लक्ष्मीकांत बिकॉज ऑफ द बल्कनेस ऑफ द बुक, ठीक है। तो अभी के लिए या बहुत पहले से आपने वो पढ़ा हुआ तो ठीक है, आप लूसेंट फॉलो कर सकते हो। इसमें लिस्टिंग जरूर देखना है। और करंट अफेयर जो दूसरा अहम सेक्शन है, करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल, इसके लिए मैंने SPD बताई थी, ठीक है। तो अभी का जो समय है 4-5 दिन का, इसमें SPD में भी आपको बहुत सिलेक्टेड पढ़ना है। तो पहले के जो कुछ पेजेस है उसमें कौन क्या है, ठीक है, हुज हु, है ना, ये देखना है। प्लस लास्ट में 800+ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एटलीस्ट ट्वाइस इन 800 क्वेश्चंस को मगअप करके जाना है। इतना मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। बार बार मैं इस PD का नाम ले रहा हूँ, और आप अब जब एग्ज़ाम देखोगे तो एक भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन के ट्रेंड पे ही उत्तराखंड जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देख के जाना है, जहाँ पे वो डिटेल हो सकता है वैसे करंट अफेयर को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है, ठीक है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लिटिल लॉन्गर, मैंने बार कहा है। एंड दिस वीडियो इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक RO ARO, कहाँ का, UP का, ठीक है। और इसमें आपको पता है कि कितना कंपटीशन है और किस लेवल का एग्जाम होता है, इवन टफर देन UP PCS प्री, है ना। कुछ लोग कहते नहीं है, ये सत्य है कि RO ARO का जो प्रीलिम्स होता है वो UP PCS से टफ होता है, ठीक है। तो RO ARO में भी हम 8 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इक्वली इंपॉर्टेंट ये वीडियो RO ARO के लिए होने वाली है, एज वेल एज फॉर UP PCS 2025 दैट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 12th of October दिस ईयर, ठीक है। 12 अक्टूबर 2025 को होना है। अपने पास 111 दिन बचे हैं। इसे 111 दिन को हम 100 दिन मान रहे हैं, और इसके लिए UP PCS के लिए हम कॉम्प्रिहेंसिव बैच लॉन्च करेंगे। इसकी डिटेल आपको 1 जुलाई को मिलेगी, 1 जुलाई को, कि क्या क्या होने वाला है इस कॉम्प्रिहेंसिव बैच में। कॉम्प्रिहेंसिव बोल रहा हूँ तो दिस
विल बी गोइंग टू बी अ कॉम्प्रहेंसिव बैच जिसमें सब कुछ कवर होगा, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड, और वो भी प्रॉपर रिहर्स्ड एंड रिसर्च्ड कि यूपी पीसीएस में जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को पूरा एनालाइज करते हुए आपको दिखाते हुए कि हाँ क्या ट्रेंड है, ये बैच उस तरह से चलाई जाएगी। ठीक है, तो इसको हम 1 जुलाई को डिस्कस करेंगे। अभी हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। तो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इज सेंसस ऑफ इंडिया। ठीक है, उत्तराखंड का सेंसस मैंने शेयर कर दिया है, वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो सेंसस ऑफ इंडिया में जो हम ज़्यादातर जानते हैं, इन 2 सेंसस को प्रीफर करते हैं। फर्स्ट सेंसस 1872, ठीक है, पहली फुल स्केल सेंसस थी अंडर मेयो। ठीक है, मेयो के अंदर हुई। सेकंड जो रेगुलर सेंसस जब से स्टार्ट होती 1881 में, ये रिपन इस समय थे। लेकिन दूसरा जो फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि हु वाज सेंसस कमिश्नर ड्यूरिंग 1881, तो इट वाज W.C. प्लोडेन। ठीक है, W.C. प्लोडेन। ठीक है, तो ये नाम भी आप लोग कहीं ना कहीं जहन में रखना। ठीक है, तो अभी देखिए ये है, अगर आपको बहुत ज़्यादा सेंसस को डिटेल में देखना है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, तो 1872 में 17 क्वेश्चन, 81 में 12 क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया। हमारे लिए जो रिसेंट सेंसस है 2011 की, यहाँ पे 29 क्वेश्चन पूछे गए, इससे पहले 23 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और सेंसस, फादर ऑफ सेंसस इंडिया में किसको कहते हैं ये आप कमेंट में साथ में बताते जाइए। तो जो पहली सेंसस हुई है ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, वो कब हुई है, तो पहली सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आप देखोगे तो इट वाज हेल्ड इन 1951 अंडर सेंसस एक्ट ऑफ 1948। ठीक है, 1951, इसमें 14 क्वेश्चंस वर आस्क्ड टू द पर्सन्स, जो घरों में जाके प्रश्न पूछे गए। ठीक है, जो 51 की सेंसस थी इट वाज 7th और 8th सेंसस। कौन सी थी? 7th सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, 7th सेंसस इन कंटिन्यूअस सीरीज। और अगर 72 को 1972 वाली को ले लें तो इट वाज 8th सेंसस ना, 8th सेंसस। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, अब जो 2011 की सेंसस थी तो दिस वाज 15th सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड इन 2 phases। वन वाज हाउस लिस्टिंग फेज, जिसमें हाउस की लिस्टिंग जो है कैसे हुई, क्या है, डिटेल्स ऑफ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वगैरह बनाया गया। दूसरा था पॉपुलेशन एनमरेशन, ये जो है फरवरी 9 जो है को 9 से 28 के बीच में जो है कंडक्ट की गई। तो कई बार आप देखते होंगे कि सेक्स रेशियो कई जगह 940 दिया है और कई जगह फाइनल डेटा में 943 दिया है। तो पहले तो 940 दिया था, बाद में फाइनल डेटा में सेक्स रेशियो 943 दिया है, तो ये इसी का नतीजा है। ठीक है, तो फाइनल डेटा यही है, सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इज 943। उत्तराखंड का कितना है कमेंट में बताते जाइए। तो चलिए बात करते हैं टोटल पॉपुलेशन इंडिया की। आपको पता है एज पर सेंसस 1.21 जो है बिलियन है, और ये पिछली सेंसस से कितना बढ़ा है, तो 181.5 मिलियन की ग्रोथ है, जो कि अगर 2001 से देखें, है ना, जिसको हम डिकेडल ग्रोथ कहते हैं, 10 वर्षों में जो वृद्धि हुई है, दैट वाज 17.6%। कई जगह आपको 17.5% देखने को मिलेगा। इट वाज 17.6% टू बी प्रिसाइज अगर 2001 को देखें। 623.7 मिलियन, या कह लो कि 51.54% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर मेल्स। ठीक है, तो जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 51.5%, यानी 51.5% मेल है, तो फीमेल कितनी होंगी, तो 48.46 या 48.5 कर लो, है ना, 48.5 फीमेल्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना कि 51 यानी 1.5% ज़्यादा है, 1.5% ज़्यादा हो जा रहा है मेल, तो 1.5% उधर से हम कम कर देंगे, है ना, फीमेल्स में। ठीक है, तो ये याद रखना। ग्रोथ रेट देखें, ग्रोथ रेट ऑफ मेल्स 17.9% है। टोटल ग्रोथ रेट क्या है, 17.6% है ना, और मेल की 17.19% है, फीमेल्स की 18.12%। तो फीमेल्स की ग्रोथ रेट मेल से ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए जो देखोगे कि पिछली सेंसस से जो सेक्स रेशियो है वो सुधरा है। ठीक है, ये रीज़न था। ठीक है, तो ये दोनों को जब आप ऐड ऑन करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो ये 17.6% अब अपने पास ग्रोथ रेट आ जाएगा, डिकेडल ग्रोथ रेट। द 2001 to 2011 डिकेड वॉज द फर्स्ट टाइम। ठीक है, 2001 से 11 का जो दशकीय साल था, डिकेडल ईयर था, ये पहली बार था सिंस 1911 to 1921 जब पॉपुलेशन वॉज लोअर देन प्रीवियस डिकेड। जो पिछली 10 की साल थे, यानी 2001 से 11 और 1991 से 2001 से कम पॉपुलेशन जो है हमको देखने को मिली, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, तो ग्रोथ रेट जो एनुअल भी कई बार पूछ सकता है ना, एनुअल भी, तो एनुअल ग्रोथ रेट कितना रही है,
ये बताओ 2%। और जो ये कब है, ये 2001 की है, दिस वॉज ऑफ 2001 एंड 1.6% ऑफ 2011। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। चलिए पॉपुलेशन देख ली, ठीक है। तो सबसे जब बड़ा पॉपुलस स्टेट कौन है, ये 2-4 बार क्वेश्चन आता है। तो यूपी इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट। ठीक है, यूपी में लगभग जो है 20 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे बिहार आता है, चौथे पे वेस्ट बंगाल आता है। एंड दिस सिनेरियो हैज़ बीन चेंज्ड। ठीक है, अगर 2023 का डेटा देखें, एज पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़ IIPS जो मुंबई में है, ये डेटाज निकालती है पॉपुलेशन पे। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये महाराष्ट्र का नंबर इंटरचेंज हो गया है विद बिहार। ठीक है, तो यानी सेकंड जो है इनके हिसाब से बिहार हो गया है। लेकिन जो हम बात करते हैं कि 21 नंबर पे अगर यूटीज़ को काउंट करें तो हमारा उत्तराखंड आता है ना, उत्तराखंड आता है। इसमें दिल्ली और कश्मीर, ये 2 यूटीज़ आती हैं। ठीक है, तो इन दोनों यूटीज़ को 20 से निकाल दें, 20 और जो 19 और 20 नंबर पे हैं ये। ठीक है, इन दोनों यूटीज़ को निकालें तो 21 में से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा वो आप काउंट कर लेना। उत्तराखंड का ये है बिना यूटीज़ के और यूटीज़ के। ठीक है, तो अपने पास सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट एज पर द सेंसस यूपी है, देन महाराष्ट्र है, देन बिहार है, देन वेस्ट बंगाल है, देन आंध्रा है। ठीक है, तो ये एटलीस्ट 4 तो याद रखना। ठीक है, आंध्रा, देन वी हैव MP। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द कंट्री इज 382 स्क्वायर किलोमीटर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में चौतरफा में 382 पीपल यूज टू रिसाइड। हाउस होल्ड साइज जो है, एवरेज हाउस होल्ड साइज, ये 5.5% पर हाउस होल्ड है, यानी एक परिवार में लगभग 5.5 लोग रहते हैं। ठीक है, लगभग 5.5 लोग रहते हैं। बहुत सी चीज़ें डिस्कस होंगी इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। नाउ स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ये है अपना स्टेट ऑफ बिहार, 1100 कुछ है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अपना स्टेट कौन सा है, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे पास अरुणाचल में है, यहाँ पे 17 है। यूनियन टेरिटरी विद लीस्ट पॉपुलेशन अपने पास लक्षद्वीप है। ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे यूपी में है, 20 करोड़ के आसपास। सबसे कम पॉपुलेशन अगर स्टेट की बात करें, यूटी की बात करें तो अपना लक्षद्वीप है, लेकिन स्टेट है अपना सिक्किम। यहाँ पे कितना 6 लाख के आसपास पॉपुलेशन है। स्टेट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो अपने पास केरला है, और जो लोवेस्ट सेक्स रेशियो है ये हरियाणा है, लेकिन हरियाणा में अभी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अगेन केरला, सेक्स रेशियो ठीक है इज रिलेटेड टू लिटरेसी रेट। ठीक है, स्टेट विद द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इज बिहार। ठीक है, 51-53% के आसपास टोटल लिटरेसी रेट 2011 के सेंसस से थी। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। पॉपुलेशन स्टैटिक्स में तो टोटल पॉपुलेशन है 1.21 बिलियन। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट अगेन यूपी 19.96 करोड़ या रफली 20 करोड़, अभी तो 23 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। ठीक है, लीस्ट पॉपुलेटेड की जो स्टेट है ये है सिक्किम। ये 60,000 है कि 6 लाख है, एक बार देख लेना, आई थिंक 66 लाख के आसपास है। मोस्ट पॉपुलेटेड यूटी की बात करें तो ये दिल्ली है 1.67 करोड़, अभी ये 3 करोड़ के आसपास पहुंच रही है। लीस्ट पॉपुलेटेड यूटी है आपकी 64,000 के साथ लक्षद्वीप। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रश्न बहुत कम पूछे गए, ये प्रश्न तो रिपीटेड है। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो है वो अपनी मुंबई है ना। कितना पॉपुलेशन है मुंबई का, 1.25 CR है ना। अब कहोगे कि जो है दिल्ली का इससे ज़्यादा है, मुंबई है महाराष्ट्र, दिल्ली में 7 शहर हैं, है ना, 7 शहर हैं, तो दिल्ली में 7 शहर हैं। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई का अलोन पॉपुलेशन है 1.25 करोड़। लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी है नागड़ा, और ये कहाँ पे है, यूपी में है, ये भी याद रखना, नागड़ा यूपी। आगे बढ़ें तो रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो रूरल पॉपुलेशन कितना है, 68.85%। तो लगभग जो है 69% जो इंडिया में है, या कह सकूँ 70% की आस के पास पॉपुलेशन जो है 2011 सेंसस के हिसाब से गांव में रहती थी। 68.85 है ना, 68.85% टू बी प्रिसाइज। और 3.16% है ना, 15 है लेकिन 16% जो पॉपुलेशन, 30.16% पॉपुलेशन, 31.16% पॉपुलेशन ये अर्बन एरियाज़ में रहती है। कितना, ये टू बी प्रिसाइज अगर देखो तो 31.16% पॉपुलेशन ये अर्बन एरियाज़ में रह रही है, और रूरल एरियाज़ में आप उससे माइनस कर लो। वर्ल्ड जो डेटा है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ये 32% जो है अर्बन है और रेस्ट जो है वो रूरल है।
ठीक है, ये याद रखना। दोनों डेटाज हैं अपने पास, 31.15 है या 16, दोनों हमको देखने को मिलता है। नाउ तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा ऐसा राज्य है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन। तो सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन हमारे पास हिमाचल प्रदेश के पास में है। स्टेट विद हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन गोवा है। यूटी विद हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन तो दिल्ली है और दादर नागर हवेली है। तो पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन अपने पास दिल्ली में है। चाइल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो स्टेट जिसमें हाईएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन है, अगेन सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट यूपी है, 3.08 करोड़। स्टेट विद लीस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन, अगेन सबसे कम जहाँ पे पॉपुलेशन है सिक्किम। यूटी विद हाईएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन, अगेन जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यूटी में। यूटी विद लीस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन, अगेन लक्षद्वीप। तो वही वाला डेटा है, यहाँ पे कुछ इंटरचेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लिटरेसी रेट, तो ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है वो 74.04%, कई जगह 73 देखोगे आप, लेकिन ओवरऑल लिटरेसी रेट इंडिया की क्या है, 74.04%। तो अभी तो ये 90 टच कर रही होगी। मेल्स में 82 है, फीमेल्स में 65 है, ठीक है। 82 एंड 65 इतना याद रखना। हाईएस्ट लिटरेट स्टेट है 93.91 यानी रफली 94% के साथ केरला। लोवेस्ट 63.82% यानी 64% के आसपास बिहार। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट इज सरचीप, और ये कहाँ पे है सरचीप, तो ये मिजोरम का डिस्ट्रिक्ट है। 98.76% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सरचीप इज लिटरेट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट लिटरेसी रेट कोरापुट ओडिशा 49.87। तो कोरापुट उड़ीसा में, कोरापुट जिला है, कोरापुट उड़ीसा का ये जिला है, यहाँ पे लिटरेसी रेट 50% है ना, 50% के आसपास है, ये याद रखना, ठीक। ओवरऑल सेक्स रेशियो है 943, यानी 1000 मेल पे देयर इज 943 फीमेल्स, राइट, ओवरऑल सेक्स रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो है 914, 914। तो ओवर से ऑल सेक्स रेशियो 943 है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 914 है। ये दोनों चीज़ें हमको याद रखनी है। स्टेट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो अगेन इज केरला, 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। स्टेट विद लोएस्ट सेक्स रेशियो 877 के साथ जो है हरियाणा है। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो इज माहे पौंडीचेरी, माहे पौंडीचेरी, ठीक है। लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, केरला में है, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है ये बताइए, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो हमको सिटी का तो पता है, महाराष्ट्र में है मुंबई, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट के साथ सरचीप है और सबसे लोवेस्ट कोरापुट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सेक्स रेशियो में भी डिस्ट्रिक्ट देख ली, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो इज माहे पौंडीचेरी, 1176 फीमेल, ठीक है, फीमेल पर 1000 मेल। और लोवेस्ट सेक्स रेशियो जो है वो झज्जर में है, ठीक है। 877 तो हरियाणा में है और हरियाणा के झज्जर में 774 है, ठीक है। तो लोवेस्ट सेक्स रेशियो झज्जर में है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स की बात करें तो हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट जो है पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है, तो सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन पंजाब में है, रफली 29%, 28.9%। लोवेस्ट एससी पॉपुलेशन मिज़ोरम में है 0.03%, यानी नेग्लिजिबल है एससी पॉपुलेशन। और हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन जो है वो अगेन मिज़ोरम में है। तो मिज़ोरम इज़ द स्टेट जहाँ पे एससी पॉपुलेशन लोवेस्ट है और एसटी पॉपुलेशन, एसटी जो है वो हाईएस्ट है और एससी जो है वो लोवेस्ट है। मिज़ोरम याद रखना। लोवेस्ट एसटी पॉपुलेशन स्टेट की बात करें, ठीक है, लोएस्ट एसटी पॉपुलेशन स्टेट की बात करें तो वी हैव गोवा, ठीक है। लोएस्ट एसटी पॉपुलेशन स्टेट की बात करें तो गोवा। तो जो है हाईएस्ट एसटी मिजोरम, लोएस्ट एसटी गोवा स्टेट वाइज, ठीक है। हाईएस्ट एससी पंजाब, लोएस्ट एससी मिजोरम, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। लैंग्वेजेस तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली हिंदी 43.63, लीस्ट स्पोकन है संस्कृत, ठीक है। मोस्ट स्पोकन अनशेड्यूल्ड लैंग्वेज है भील या भीलोदी लैंग्वेज, 10.4 मिलियन स्पीकर्स हैं, ठीक है। अनशेड्यूल्ड लैंग्वेज यानी जो शेड्यूल 8 में नहीं आती हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्पोकन लैंग्वेज है भीली लैंग्वेज या भीलोडी लैंग्वेज, याद रखना, ठीक है, ओके। रिलीजन की बात करें तो हिंदू पॉपुलेशन है 79.08%, मुस्लिम है 14.23%, क्रिश्चियन है 2.3%,
उसके बाद जैन, सिख जैनिज्म, देन बुद्धिस्ट, है ना। इस तरह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। एक बार देख लेना। ऑल इंडिया सर्वे, ये तो हो गया अपना सेंसस का डेटा, ठीक है। तो सेंसस के ऐसे डेटा हमने रखे हैं जो बराबर पूछे जाते हैं, ठीक, बराबर पूछे जाते हैं। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, इसको आईशे रिपोर्ट बोलते हैं, 2021-2022 की है, एंड दिस इज लेटेस्ट वन, ठीक है। तो कौन निकालता है? सबसे पहला तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक। कब से निकल रही है? 2011 से निकलती है। फॉर द फर्स्ट टाइम यूजीसी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके जो है, मतलब ये सारे लोग सम्मिलित हुए हैं, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया प्लस स्टेट गवर्नमेंट। द इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज लेवल हैं, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन है जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड नहीं है, इन सबको काउंट किया गया है। तो हाईलाइट्स देखते हैं ऑफ दिस आसर रिपोर्ट, आसर ये ना, आईशे रिपोर्ट, आसर भी आती है, आईशे रिपोर्ट। तो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं, टोटल इंस्टीट्यूशन है 1168 यूनिवर्सिटीज़। कितना है? 1168 यूनिवर्सिटीज़, 45,473 कॉलेजेस और 12,000 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस है। इसमें से जो 1168 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें से 17 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेंस हैं, जिसमें से 14 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं टोटल यूनिवर्सिटीज़ में, इसमें 58.6% कौन सी हैं? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, ठीक। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ 26.3, तो इसमें डीम्ड आती हैं, तो डीम्ड प्राइवेट में नहीं है। स्टूडेंट इनरोलमेंट, तो टोटल इनरोलमेंट जो है वो पहले जो 2020-21 में था वो 4.14 करोड़ था, अब ये बढ़ गया है 4.33 करोड़। अब GER यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, इज़ 28.4। तो GER कितना है? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इज़ 28.4% है ना। एज है ये 28.4 फॉर एज ग्रुप ऑफ 18 to 23% है ना, 23 इन इंडिया। ग्लोबल में कितना है? 40 है, ठीक है, 40 है ना ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। जो SCGR है ये 25 है, ST है 21.2। तो इफ़ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट तब नोट कर लेना। जेंडर पैरिटी इंडेक्स है 1.01, ठीक है। तो यानी फीमेल की जेंडर जो पैरिटी है वो मेल के GER से ज़्यादा है। अंडर ग्रेजुएट इनरोलमेंट को देखें तो सबसे ज़्यादा हमको ये भी पता करना होगा कौन से फील्ड में, तो सबसे ज़्यादा आर्ट में जो है इनरोलमेंट है 34%, उसके बाद साइंस में है 14%, उसके बाद कॉमर्स में है 13%, उसके बाद इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में है, इंजीनियरिंग एंड टेक में है 11.8%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आर्ट, साइंस, कॉमर्स और इंजीनियरिंग, इस तरह से आप लोग याद रखना, क्रोनोलॉजी याद रखना, परसेंटेज नहीं भी याद रहता है तो चलेगा, ठीक है। तो और कुछ चीज़ें देखनी है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरीज 97% में है, लैबोरेटरीज 88% में है, कंप्यूटर सेंसस 91% में है, 86% था 2019-20 में, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स 61% में है। तो दीज आर नॉट दैट मच रिक्वायर्ड। नेशनल नॉलेज नेटवर्क कनेक्टिविटी 56% है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टूडेंट, टोटल फॉरेन स्टूडेंट है 46,878 है ना। टॉप कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट आते हैं इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा नेपाल से आते हैं, पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा में जो KIT यूनिवर्सिटी है, यहाँ एक नेपाली स्टूडेंट की डेथ हुई थी और काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा है, ठीक है। तो जो फॉरेन स्टूडेंट हैं उसमें सबसे ज़्यादा अपने पास नेपाल से आते हैं, सेकंड नंबर पे भी है अफगानिस्तान। टॉप कोर्सेज जो हैं 74% अंडर ग्रेजुएट के लिए आते हैं, ये याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। तो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस, ये पूछा जा सकता है। तो हमको बेंगलुरु है जिसमें सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं, 1106 कॉलेजेस इन बेंगलुरु। देन जयपुर इज़ ऑन सेकेंड नंबर, ठीक है। तो ये दो याद रख लो, बेंगलुरु एंड जयपुर। तो इसमें से देखो क्या उत्तराखंड का कोई कॉलेज है? नहीं है। यूपी वाले प्रयागराज याद रखेंगे, ठीक है। तो टॉप 10 में देयर इज नो कॉलेज, नो डिस्ट्रिक्ट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज फ्रॉम देहरादून, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। तो सबसे नंबर ऑफ कॉलेज एंड एलिजिबल पॉपुलेशन 1823 जो है इन टॉप 10 स्टेट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलेज एंड एलिजिबल पॉपुलेशन, तो सबसे ज़्यादा ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलेज एंड एलिजिबल पॉपुलेशन। लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो
सबसे ज़्यादा कॉलेजेस जो हैं बेंगलुरु में हैं और स्टेट वाइज तो यूपी में है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। ओके, यहाँ पे वो है दिया भी है टॉप 6 स्टेट विद मैक्सिमम स्टूडेंट एनरोलमेंट, तो यूपी है, महाराष्ट्र है, ये याद रखो, यूपी महाराष्ट्र है। दीज स्टेट अकाउंट फॉर 53.3% ऑफ टोटल एनरोलमेंट, तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट यूपी महाराष्ट्र तमिलनाडु मध्य प्रदेश वेस्ट बंगाल राजस्थान, लेकिन वी नीड टू रिमेंबर दीज 2 यूपी एंड महाराष्ट्र। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉलेजेस बेंगलुरु में, सबसे ज़्यादा कॉलेजेस कह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेजेस तो बेंगलुरु में, बेंगलुरु अर्बन में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेजेस, अगेन डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेज बेंगलुरु अर्बन। ठीक है, देन जयपुर, सबसे ज़्यादा कॉलेजेस नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड एलिजिबल पॉपुलेशन जो है स्टेट्स में तो यूपी है, और टॉप 6 स्टेट्स विद मैक्सिमम स्टूडेंट इनरोलमेंट यूपी और महाराष्ट्र है। ठीक है, इसमें भी आपको यूपी और महाराष्ट्र ही दिखेगा, है ना, तो दीज 2 आर सेम, है ना, ये और ये सेम है, याद रखना, ये दोनों चीज़ें लगभग सेम आपको देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। इन केरला तेलंगाना हरियाणा असम हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर एंड मेघालय एंड छत्तीसगढ़ फीमेल एनरोलमेंट इज स्लाइटली मोर देन ऑफ मेल, तो केरला है, तेलंगाना है, हरियाणा है, असम है, हिमाचल है, जम्मू एंड कश्मीर है, मेघालय है, छत्तीसगढ़ है, तो और उत्तराखंड इज़ नॉट इन देयर, राइट। तो जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉप 10 स्टेट्स यही है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आप देखो तो जेंडर वाइज तो ये कहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, ये अपना गुजरात में। ठीक है, सबसे ज़्यादा फीमेल अपने को देखने को मिल रही हैं। अगर नंबर्स में देखो तो यूपी ही है, परसेंटेज में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा हमको यहाँ पे ये वाला सबसे नीचे दिख रहा है ना, कौन सा है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड, हैव टू टेक दिस वन। ओके, तो फिगर है लेवल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस्टिमेटेड एनरोलमेंट, कौन से कोर्स में कितना ज़्यादा हुआ। अभी तो हमने देखा कि आर्ट्स में सबसे ज़्यादा है, आर्ट्स के बाद क्या था, यहाँ पे देखिए, तो सबसे ज़्यादा आर्ट्स है, देन साइंस, फिर कॉमर्स, है ना, तो सबसे ज़्यादा आर्ट्स है, देन वी हैव साइंस, देन वी हैव कॉमर्स, देन वी हैव इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये था। अब कोर्सेज़ के वाइज भी देख लीजिए, तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखो तो कहाँ पे हमको दिख रहा है परसेंटेज, अंडर ग्रेजुएट सबसे ज़्यादा है, ये तो ठीक है, सबसे मतलब प्रोग्राम्स के वाइज तो सबसे ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट्स हैं 78.9%, है ना, और पोस्ट ग्रेजुएट इसके बाद आते हैं 12.6%, है ना, तो अंडर ग्रेजुएट बीए प्रोग्राम हैज़ द हाईएस्ट एनरोलमेंट, अंडर ग्रेजुएट में भी क्या है, तो अपने पास बीए में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 34% ऑफ टोटल, 34% ऑफ टोटल यूजी एनरोलमेंट, बीएससी हैज़ 15% एंड बीकॉम हैज़ 13.1%। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। ओके, अब है गियरिंग अप फॉर इंडियाज़ रैपिड अर्बन टॉप जो है ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि बाई 2036 तक 40% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, 40% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन यानी अराउंड 600 मिलियन पीपल विल लिव इन अर्बन एरियाज़। ठीक है, तो ये 31% से अनुमान लगाया जा रहा है, अप फ्रॉम 31%। तो बाई 2036 एज पर द वर्ल्ड बैंक, है ना, एज पर द वर्ल्ड बैंक इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, 40% हो जाएगी, ये याद रखना है एक चीज़। ठीक है, ये एक एमसीक्यू बन सकता है कि 2036 तक बाई 2036 एज पर द वर्ल्ड बैंक इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन कितनी पहुंचने की उम्मीद है, तो 40% पहुंचने की उम्मीद है। अभी कितनी है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 32% है, और जो सेंसस के हिसाब से 31.16% है। ठीक है, तो इससे बढ़ के ये 40% पहुंच जाएगी बाई 2036। अर्बन एरियाज़ जो है तब तक जो कंट्रीब्यूट करेंगे, कह रहे हैं कि जो इंडिया का टोटल जीडीपी है इसका 70% कंट्रीब्यूशन अर्बन एरियाज से आएगा। ठीक है, अर्बन एरियाज से आएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ 7 पेज पे पहुँचे, राइट, तो बहुत कुछ करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस, ठीक है, तो ये इसके बारे में 70% ऑफ रिक्वायर्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 2047 इज़ येट टू बी बिल्ड। ठीक है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड हुआ है। इंडिया नीड्स 840 बिलियन इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बाई 2036।
1.2% ऑफ जीडीपी एनुअली खर्चा करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। सिर्फ इंडिया को ये जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड को मेट करने के लिए बाय 2036। तो दिस इज़ मोर ऑफ क्या है, मेंस का पॉइंट है ना, मोर ऑफ मेंस पॉइंट। लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता है कि अगर स्टेटमेंट बेस पूछ लिया या थोड़ा सा जो है टैकी मैकी हुआ तो ये प्रश्न आपको स्टेटमेंट में मिल सकता है। अभी करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 0.6% ऑफ जीडीपी है, और 2036 की जो अर्बन नीड्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो बढ़ती हुई अर्बन पॉपुलेशन है, इसकी डिमांड को मेट करने के लिए जो अभी करंट 0.1% ऑफ द जीडीपी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रही है, इसको जस्ट डबल करना पड़ेगा, है ना, ये कहने का मतलब है। प्राइवेट सेक्टर क्रूशियल फॉर ब्रिजिंग द फंडिंग गैप, तो इसमें ये बता रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत अहम है, इनको लाना पड़ेगा। यानी ये बात कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, प्राइवेटाइजेशन की, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट की, एवरीथिंग दे आर टॉकिंग ऑफ। ओवर 160 इंडियन सिटीज़ आर क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट ग्रेड, ठीक है, कितना 160। येट गवर्नमेंट फंडिंग रिमेन्स द प्राइमरी सोर्स, यानी अभी भी कोई भी प्राइवेट प्लेयर इनमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो प्राइवेट प्लेयर्स को इनमें इंगेज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये कहना है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज अर्बनाइजिंग रैपिडली एंड इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ मेजर रोल इन वर्ल्ड्स अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो अर्बन पॉपुलेशन, इंडिया हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन। अभी का जो करंट पॉपुलेशन है विद 34% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरियाज, कब 2017 में। तो 2017 में अगर 34% है, और अपने सेंसस के हिसाब से याद रखना 31.16%, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 32%, ठीक है। कब, ये 2017 की बात, 2011 की। वर्ल्ड बैंक कह रहा था कि 32% है, 2017 में ही वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि 34% है। बाई 2030 मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू लिव इन द सिटीज़, ठीक है। तो कहीं पे 40% बोल रहा है, ठीक है, और कहीं पे बोल रहे हैं कि ये जो है IMF का वो है, ठीक है। तो ये याद रखना, वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि बाई 2036 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री विल लिव इन अर्बन एरियाज, ठीक है। तो ये बस हम अर्बन एरियाज इंडिया कंट्रीब्यूट टू ओवर 2/3 यानी 66% ऑफ द जीडीपी अभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाई 2036 कह रहे हैं कि ये 70 to 75% की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे। अब जो है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन जो है फंड जो है करके आता है, इसका फुल फॉर्म आगे देखेंगे। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन UNFPA निकालता है, इतना याद रखना। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 कौन निकाला है, UNFPA। इसका टाइटल क्या है, तो टाइटल भी पूछ लिया जाता है, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, ठीक है। तो आपका स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन निकालता है, UNFPA, पॉपुलेशन फंड करके है, ठीक है, FPA पॉपुलेशन फंड अथॉरिटी या कुछ भी है, ठीक है। तो ये UNFPA निकालता है, और इस बार का 2025 का जो टाइटल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। कह रहा है ये रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025, कि इंडिया रिमेन द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2025, कि इंडिया विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली देश है बाई इन 2025। तो कह रहे हैं कि कितना 146.39 करोड़ पीपल जो है 1.46 बिलियन पीपल अप्रैल 2025 में इंडिया में थे। कौन बोल रहा है, UN बोल रहा है, UNFPA बोल रहा है कि अप्रैल 2025 में इंडिया की पॉपुलेशन 1.46 बिलियन है, ठीक है, 1.46 बिलियन है, ठीक है, 1.46, और हमारे सेंसस के हिसाब से कितना है 1.21 बिलियन है। तो देख रहे हो पॉपुलेशन कितना है। कह रहे हैं कि पॉपुलेशन टू पीक एट 170 करोड़, ठीक है, 1.7 बिलियन इन नियरली 2060। कह रहे हैं कि 2060 तक 1.7 बिलियन हो जाएगी इंडिया की पॉपुलेशन, इसके बाद ये डिक्लाइन करना चालू करेगी, यानी 2060 तक पॉपुलेशन बढ़ेगी इंडिया की एज पर UNFPA। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर फॉर मेन, 71 फॉर मेन एंड 74 फॉर वुमेन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहीं भी देखोगे आप तो वुमेन्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू मेन। रीज़न है इसका जो है कि जो मेंस में है आप देखोगे कि स्मोकिंग या बैड हैबिट्स आपको मेंस में ज़्यादा दिखेगी, वुमेन्स में कम दिखेगी, ठीक है, अल्कोहल, टोबैको एक्सेट्रा। तो इसके जो ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं वो मेंस हैं, ठीक है। तो इस वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसकी ज़्यादा है, वुमेन्स की ज़्यादा है, हमेशा हर जगह पे मिलेगी।
तो UNFPA के हिसाब से, ठीक है, FPA के हिसाब से लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71 और 74 है मेन और वुमेन की। अच्छा, सेंसस के हिसाब से लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप कमेंट करिए। करंटली कह रहे हैं इंडिया की TFR जो है 1.9 पहुंच चुकी है, ठीक है, लेकिन जो NH नेशनल NFHS जो 4 के डेटा के हिसाब से, 5 में नहीं बताया, तो इसके हिसाब से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से ये 2 है, 2 है। और जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है, जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो 2.1 है। तो रिप्लेसमेंट लेवल क्या है? ये ऐसा लेवल है कि यहाँ पे जब पॉपुलेशन आ जा रही है, इंडिया की जो एवरेज जो चाइल्ड एक फैमिली, एक परिवार पैदा कर रहा है, एक कपल पैदा कर रहे हैं, ठीक है, अगर एवरेज निकाला जा सबका तो 2.1 अगर रहता है तो जो पॉपुलेशन ना तो घटेगी ना बढ़ेगी, यानी स्टेबल रहेगी, ठीक है। तो इसको हम रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं। इंडिया की जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से जो आपका वो है वो 2 है ना, 2 है, यानी रिप्लेसमेंट लेवल से हम थोड़ा नीचे आ गए, यानी स्टेबलाइज कर लिया हमने अपने आप को, ठीक है, दैट इज़ गुड थिंग। लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे जाना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप जापान की हालत देख लो, वहाँ पे यंग पॉपुलेशन ही नहीं बची है, ठीक है, यंग पॉपुलेशन ही नहीं बची है 15 से 29 वाली, बहुत कम, ठीक है। तो 2 है। इसमें सबसे ज़्यादा अभी भी देखो तो सबसे ज़्यादा किसका है? तो बिहार का है। स्टेट ऑफ बिहार की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जो आपका यूनाइटेड नेशन जो बता रहा है, पॉपुलेशन फंड जो बता रहा है यूनाइटेड नेशन का, ये कह रहा है इंडिया का जो TFIR है अभी 1.9 चला गया है, बिलो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 एज पर SRS, है ना, 2021 द नेशनल TFR वॉज 2, ठीक है। तो SRS जो है इस बुलेटिन के हिसाब से, यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से, TFR इंडिया का 2.0 था। हाई TFR सबसे ज़्यादा बिहार में है 3, ठीक है, उसके बाद मेघालय में है, उसके बाद यूपी में है 2.7 एज पर SRS 2021। 31 और स्टेट यूटीज़ नाउ बिलो रिप्लेसमेंट लेवल, यानी अगर यूटी और स्टेट को बात करें साथ में लें तो 31 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश और प्रदेश हैं जिसमें TFR लेवल यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे है, ठीक है, 2.1 से नीचे है। अब यहाँ पे देखो 2021 का ही वो डेटा है, इन 2021 एंड 2021 चार्ट शोज TFR फॉर 2016 to 21, ठीक है, 2016 to 21। तो हम 21 में देखते हैं तो रूरल TFR 2.2 है, ऑल इंडिया का 2 है, और जो अर्बन का है वो 1.6 है, ठीक है। तो अर्बन का टोटल फर्टिलिटी रेट कम है। तो यहाँ पे ये भी याद रखना 2000 जो SRS स्टैटिक्स रिपोर्ट है 2021 की, इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है हमारा कहाँ है, अगर रूरल का देखें तो 2.2 है, 2.2 है, अर्बन का 1.6 है, इसको जो है 3.8 हो गया ना, 3.8 है, डिवाइड कर दो आ जाएगा, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ऑल इंडिया का 2 है, ठीक, 2 है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। शार्प रीजनल डिवाइड ड्रिवन बाय इनइक्वालिटीज इन एजुकेशन, हेल्थ एंड डेवलपमेंट एंड जेंडर रोल्स, इसकी वजह से हमको देखने को मिल रहा है। प्रोडक्टिव अटोनमी एंड बैरियर्स क्या क्या हैं, इसी के हिसाब से UNFPA रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। तो टॉप कंस्ट्रेंट जो है प्रोडक्टिव अटोनमी में वो फिनेंशियल कंस्ट्रेंट है, 40% रोल प्ले करता है, देन हाउसिंग है, जॉब्स है, चिल्ड्रंस चाइल्ड केयर है, ठीक है। तो आर दीज इंपॉर्टेंट, हेल्थ भी है, इनफर्टिलिटी, सोशल प्रेशर एक्सेट्रा, ठीक है। तो दीज आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जहाँ पे मैं कहूँगा कि मत करो वहाँ मत करना। यूथ एंड वर्किंग एज डेमोग्राफीज, ठीक है। तो हमारा जो UNFPA के हिसाब से कह रहे हैं कि 15 से 64 साल जो वर्किंग एज है ये 68% ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन है। 50 to 64 ईयर्स की जो पॉपुलेशन है ये कितना 68% कंट्रीब्यूट करती है, अराउंड 1 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगी ये, है ना। तो बहुत ज़्यादा हमारी वर्किंग एज या यूथ पॉपुलेशन है। वर्किंग एज पॉपुलेशन का जो बेस है इंडिया का ये बहुत बड़ा है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा। चिल्ड्रेन 0 to 14 ईयर्स ये 24% कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अगर यूथ की बात करें तो ये भी याद रखना कि वर्किंग एज पॉपुलेशन कई बार जो है 15 से 64 दिया गया हुआ है। यूथ की जो बात करें एडल्सेंट्स के लिए 15 से 29 यूथ की, चिल्ड्रन की 0 से 14, यूथ के लिए 10 से 24, एल्डरली 65 प्लस बात करते हैं 7% है, ठीक है। डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो 47% है, यानी 47% भी आज भी लोग डिपेंडेंट है,
ठीक है। ओवरऑल लिटरेसी 15 ईयर प्लस में 77% की है। मेल फीमेल लिटरेसी 15 to 49 87% की है, तो ये भी बढ़ी हुई है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है, यूएनएफपीए के हिसाब से। एलएफपीआर कितना है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है 78.8%, ठीक है। ये इंडिया का ही डेटा यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अपना फिर से जो है खुद का सेपरेट डेटा यूज़ कर रहे हैं। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, ये लोगों में 20% से ज़्यादा के जो आबादी में कहीं ना कहीं किसी न किसी को आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आपको देखने को मिलेगी। मेंटल हेल्थ के इशू 15% लोगों में है। क्लाइमेट वल्नरेबल पॉपुलेशन, यानी कहीं पे फ्लड से लोग परेशान हैं, किसी चीज़ से परेशान हैं, तो ऐसी 80% पॉपुलेशन है जो क्लाइमेट की किसी न किसी वल्नरेबिलिटी को जूझ रही है, ठीक है। अब यूएनएफपीए का रिकमेंडेशन हमें नहीं देखना है, आगे बढ़ते हैं, है ना। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 कौन निकालता है, ठीक है, तो ये हमने कौन सी रिपोर्ट देखी थी, पॉपुलेशन रिपोर्ट, है ना। पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट यूएनएफपीए, ठीक है। और माइग्रेशन रिपोर्ट कौन निकाल रहा है, तो वर्ल्ड बैंक निकाल रहा है ना, सॉरी इंटरनेशनल, हाँ, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट कौन निकाल रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, ठीक है। तो ये कब से पब्लिश की जा रही है, 2000 से। कब, ये तो बाइनियल है, 2 साल पे एक बार आती है, ठीक है। टॉप 5 रेमिटेंस रिसिपेंट जो है, तो सबसे ज़्यादा बाहर से जो पैसा आने वाला है, कमा के लोग भेजने वाले हैं, वो कहाँ भेजने वाले हैं भाई, इंडिया में भेजने वाले हैं। सेकंड नंबर पे मैक्सिको है, थर्ड नंबर पे चाइना है, ठीक है। याद रखना ये 3 नाम, इंडिया, मैक्सिको एंड चाइना, ठीक है। टॉप कंट्री टू कंट्री माइग्रेशन कॉरिडोर्स, यानी कंट्री, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा कंट्री टू कंट्री माइग्रेशन कॉरिडोर इंडिया और यूएई में देखने को मिलेगा। कहाँ, इंडिया और यूएई, देन इंडिया एंड यूएस, देन इंडिया एंड सऊदी, ठीक है, सऊदी एंड बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश एंड इंडिया, यहाँ पे भी हमको देखने को मिलेगा। लार्जेस्ट डेस्टिनेशन कंट्रीज फॉर इंटरनेशनल मोबाइल स्टूडेंट, कहाँ पे, यूएसए है, देन यूके है। तो ये 2-3 चीज़ें हमको याद रखनी है, आगे बढ़े, ओके। तो ये पहला जरूर याद रखना भाई लोग कि जो इंटर कंट्री जो माइग्रेशन है, इंडिया यूएई पहले नंबर पे, इंडिया यूएस दूसरे नंबर पे, एटलीस्ट ये 2 लोग याद रखना, इंडिया यूएई और इंडिया यूएस। टॉप 5 रेस्पेंट जो हैं वो इंडिया, मैक्सिको, चाइना है, ठीक है। लार्जेस्ट डेस्टिनेशन कंट्री फॉर इंटरनेशनल मोबाइल स्टूडेंट, तो यूएस और यूके है, जो यहाँ भारत से लोग पढ़ने जाते हैं, भारत या किसी भी कंट्री, सबसे ज़्यादा यूएसए में, फिर यूके में पढ़ने जाते हैं। इंडिया स्पेसिफिक की बात करें माइग्रेशन रिपोर्ट की, तो 2022 में इंडिया ने 111 बिलियन रेमिटेंस जो है रिसीव किया था। इंडिया केम इन 13th एज डेस्टिनेशन कंट्री फॉर इमिग्रेंट्स, ठीक है। तो माइग्रेशन में तो हम फर्स्ट पे हैं, और रेमिटेंस हम सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में ले रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो आने वाले हैं वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड का देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में हमारे यहाँ जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उसमें हम 13th पोजीशन पे हैं, 18 मिलियन अराउंड, है ना। और 1.3% ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन आर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स, ठीक है, यानी 1.3% जो लोग हैं ये बाहर रहते हैं इंडिया से, ठीक है। और इंडिया इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ माइग्रेंट्स ग्लोबली, ठीक है। मेजर इंडियन डायस्पोरा कहाँ कहाँ रहते हैं, तो अभी देखो कंट्री टू कंट्री माइग्रेशन कॉरिडोर हमने देखा था, तो हमने देखा इंडिया यूएई हमको देखने को मिला था, ठीक है, इंडिया यूएस देखने को मिला था, तो यहाँ पे भी आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है, वो चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। मेजर इंडियन डायस्पोरा, तो सबसे नंबर पे यूएई है, देन यूएस है, देन सऊदी अरबिया, यूएई, यूएस, देन सऊदी अरबिया, राइट। तो बस ये याद रखना, कह रहा है ये यही रिपोर्ट कि 2050 तक 216 मिलियन जो है पीपल अक्रॉस 6 कंटिनेंट्स में माइग्रेट विद इन देयर कंट्रीज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, विद इन और आउटसाइड देयर कंट्रीज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। आते हैं बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स, BAHS 2024, तो क्यों निकाला गया, तो हर साल निकाला जाता है, ऑब्वियसली हाँ निकाला जाता है। तो ये जो आपका एनिमल सेंसस है, हमको पता है अभी ये ऑनगोइंग है, ठीक है। तो रिसेंट एनिमल सेंसस का डेटा हमसे नहीं पूछा जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो प्रीवियस एनिमल सेंसस का डेटा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन हमको ये बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इसी का डेटा जो है, जो एनिमल सेंसस ऑनगोइंग है, इसमें इसका डेटा यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो रिलीज़ की गई 26 नवंबर 2024 को, व्हेन द बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स वाज रिलीज्ड ऑन 26 नवंबर 2024। ये कौन सा दिन है, तो 26 नवंबर जो है
वो नेशनल मिल्क डे है। भाई दिस इज नेशनल मिल्क डे, तो दिस इज द बी डे ऑफ किसका है? नेशनल मिल्क डे इज़ द बर्थडे ऑफ डॉक्टर वर्गीशी कुरियन, जिनको फादर ऑफ फ्लड रिवॉल्यूशन या वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहते हैं। ठीक है, वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ऑपरेशन फ्लड या वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। कौन निकालता है ये एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक? तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे, जो कि मार्च 2023 से फरवरी 2024 में हुआ है। कवरेज क्या है? 15% ऑफ द विलेजेस ऑफ क्रॉस इंडिया कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी लेंदी सर्वे है ये, है ना, काफ़ी लेंदी सर्वे है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हमने देख ली। कुछ फाइंडिंग तो की हाईलाइट क्या है? कह रहे हैं कि मिल्क जो प्रोडक्शन है ये 239.3 मिलियन टन्स हुए हैं 2023-24 में। ग्रोथ कितना है? 3.7% का प्रीवियस ईयर से। इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। ठीक है, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो मिल्क प्रोड्यूस करता है वो यूपी करता है पहले नंबर पे, राजस्थान दूसरे नंबर पे आता है, एमपी तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इनटू द वर्ल्ड। इंडिया में सबसे नंबर 1 पे यूपी है, देन राजस्थान है, देन एमपी है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमने देख ली। अगर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी यूपी पीसीएस में पूछ चुका है, यहाँ भी पूछा जा सकता है कि पर कैपिटा एक आदमी को कितना दूध एक दिन में मिलता है, एवरेज निकालें तो ये 471 ग्राम ऑफ मिल्क पर डे मिलता है एज पर बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स। 471 ग्राम, लगभग आधा लीटर है ना। इससे पहले वाली जो था उसमें 459 ग्राम पर डे था। ठीक है, तो मिल्क का देख लिया। एग का देखते हैं। ठीक है, तो एग जो है ये कितना है? तो ये हमको नंबर नहीं पूछा जाएगा। 142.77 बिलियन एग्स जो इंडिया में है, 3.1% एड से ग्रोथ हुई है, ये नहीं पूछा जाएगा। एग प्रोडक्शन में हमसे पूछा जाएगा कि इंडिया की रैंक क्या है, तो सेकंड है ग्लोबली। ठीक है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा एग जो है वो आंध्रा में होता है। कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में, देन तमिलनाडु में, देन तेलंगाना में। ठीक है, तो आंध्रा तेलंगाना या तेलंगाना आंध्रा मत कर देना, आंध्रा तमिलनाडु तेलंगाना। मीट प्रोडक्शन में वही चीज़ें, ये नहीं पूछा जाएगा। टॉप स्टेट जो है वो वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है। ठीक है, तो WB यूपी, देन महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। वूल प्रोडक्शन, ठीक है, तो इसमें टॉप स्टेट है इंडिया में राजस्थान, देन जम्मू एंड कश्मीर, देन गुजरात। वूल में राजस्थान, JNK, देन गुजरात। ठीक है, लाइवली स्टॉक सेक्टर परफॉर्मेंस, तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है ना, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखा जाए लाइवली स्टॉक्स जो लाइव स्टॉक्स का, तो 2014-15 से फिनेंशियल ईयर 22-23 में 7.38% जो है इसमें ग्रोथ देखने को मिली है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट लाइव स्टॉक सेक्टर परफॉर्मेंस में। कितना? 7.38% कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस जो है 2014-15 से 22-23 पे हमको जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ मिली है लाइव स्टॉक सेक्टर में वो 7.38% की मिली है। इतना याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। लाइवली बोल रहा हूँ बराबर। लाइव स्टॉक्स का शेयर जो एग्रीकल्चर का GVA है, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है, इसमें लाइव स्टॉक सेक्टर कितना करता है? तो इट वॉज 24.3% इन फिनेंशियल ईयर 14-15। ठीक है, इट वॉज 24.3%, एंड इन 2022-2023 इट वॉज 30.38%। ठीक, तो हमको जो है लाइव स्टॉक सेक्टर का जो GVA है ये देखना है, तो दिस इज 30.38%। कितना है? 30.38%। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं 21st लाइव स्टॉक सेंसस, ये ऑनगोइंग है। ठीक है, 21st, तो पहली बार ये कब हुई? 1919 में हुई। हर 5 साल में होती है। लेटेस्ट जो है 20th थी 2019 में हुई है। कब हुई है? 2019 में हुई है। अब 21st जो है 20वीं हुई है। 2019 जो है में 20th जो लाइव स्टॉक सेंसस है 2019 में हुई है, तो 19वीं मत बोल देना, इट वॉज 20th। 21st हो रही है, कब हो रही है? तो अभी 2025 में हो रही है। ठीक है, 2025 में हो रही है, ऑनगोइंग है। ठीक है, तो ये याद रखना। 16 एनिमल स्पेसीज कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, अब 20th लाइवली स्टॉक सेंसस से द 21st लाइवली स्टॉक सेंसस एक्सरसाइज हैज़ बीन लॉन्च्ड अक्रॉस द कंट्री ऑन 25 अक्टूबर 2024।
एंड इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड बाय 31 मार्च, लेकिन अभी तक डेटा नहीं आया है, डेटा इज़ नॉट येट पब्लिश्ड। ठीक है, अच्छा, तो इतना चीज़ें हमने देख ली है ना यहाँ पे। अब इसके कुछ स्टैटिक्स देखते हैं। ठीक है, तो 20th जो लाइव स्टॉक सेंसस है 2019 की, ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आने का बहुत कम संभावना है, क्योंकि जो आपका बेसिक जो BAHS जो है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स का जो डेटा है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, यहाँ से कम उम्मीद है। फिर भी आप लोग याद रखना कि जो लाइव स्टॉक सेंसस है, यूनियन मिनिस्टर श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जो वो किया था 2000, डेट ऑफ रिलीज जो था 26 नवंबर 2024, सॉरी ये इसका वाला है। ठीक है, कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, फर्स्ट टाइम यूज़ ऑफ टैबलेट, ये 21st के लिए है ना, 21st के लिए। अब यहाँ नीचे हम 20th देखेंगे, तो 21st यहाँ पे लिख लेना थोड़ा, 21st नहीं 20th है, हाँ 21st है ना, ये 21st है। अब बात करते हैं ये 20th लाइव स्टॉक सेंसस 2019 वाला, 184 ब्रीड्स को कवर किया था, 19 स्पेसीज़ को। NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल एंड जेनेटिक्स रिसोर्सेज कहाँ है, करनाल में है। ठीक है, इसने ब्रीड वाइज डेटा हेल्प इन जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, पॉलिसी फार्मिंग, कंजर्वेशन एफर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बात करते हैं इनके डेटास के बारे में जो पिछली सेंसस हुआ। तो ये पिछली सेंसस कह रही है कैटल, तो इसमें इंडिजिनस जो कि देसी हैं और नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल्स हैं, इंडिजिनस एंड नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल्स हैं, ये 73.5% ऑफ द टोटल है। ठीक है, इंडिजिनस हैं। एग्जॉटिक और क्रॉस ब्रीड्स जो हैं वो 26% है। ठीक है, इतना याद रखना इस तरह से, 26.5%। टॉप इंडिजिनस ब्रीड में गिर है, लखीमी है, साहिवाल है गायों में। क्रॉस ब्रीड में सबसे ज़्यादा हमको जर्सी देखने को मिलेगी, फिर हमको हॉलिस्टन फ्रिजियन देखने को मिलेगी, और ये अपने मिल्किंग कैपेसिटी के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है। अच्छा, यूपीएससी भी या इस जो है एरिया से क्वेश्चन पूछ चुका है, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा है। यूपीएससी जो है थार पार कर गाय के ऊपर और फलाना जो इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसने क्वेश्चन पूछा है इस तरह का। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने ये देख लिया, 1 सेकेंड। बफेलो की बात करें तो मुर्रा ब्रीड जो है डोमिनेट करती है, 48% जो है ये, 42% मुर्रा है टोटल की, सबसे ज़्यादा यूपी में, देन राजस्थान में। ठीक है, शीप नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कैटल देख लिया, ये देख लिया। ठीक है, अब टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, लाइव स्टॉक जो है 535.78 मिलियन है। तो पूछ लिया टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन एज पर द 2019 जो लाइव स्टॉक सेंसस है इसके हिसाब से, तो 535.78 मिलियन है ना। और ये पिछला अगर 2012 वाली से देखें तो 4.6% का ग्रोथ है। कैटल पॉपुलेशन जो है वो कितना है, 192.49 मिलियन, और ये पिछले वाली से 0.8% का ग्रोथ है, पूछा हुआ है यूपीपीसीएस और अदर में। ठीक है, अब इसके अलावा और कुछ देखना है क्या। ठीक है, टोटल कैटल पॉपुलेशन में देख लिया। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, बफेलोज़ की बात करें तो 109.8 मिलियन है, 1% की ग्रोथ है। अब बफेलो में सबसे ज़्यादा यूपी, देन राजस्थान, देन बिहार। ठीक है, डिक्लाइन आंध्र प्रदेश और पंजाब में देखने को मिला है। ठीक है, शीप गोट ये सब हमको देखना है, नहीं देखना है। ठीक है, नहीं देखना है, इसको आप लोग इग्नोर करके चलोगे। पोल्ट्री देखना है, नहीं। इसमें बस याद रखना पोल्ट्री में टॉप स्टेट था तमिलनाडु, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, देन तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2023। तो ये हमको पता है कि दिस रिपोर्ट इज़ ऑल्सो अ बाइनियल रिपोर्ट, 2 साल में एक बार आती है। ठीक है, कौन करवाता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कब पब्लिश की गई, दिसंबर 24, 2024 को। थोड़ी सी लेट थी, क्यों लेट थी, कोविड-19 की वजह से। ठीक है, तो आगे इनके बारे में बात करते हैं। तो बेस्ड ऑन सैटेलाइट डेटा है अक्टूबर से दिसंबर 2021 का फॉर फॉरेस्ट कवर, नेशनल फॉरेस्ट सर्विस इन्वेंट्री है 17 से 22 फॉर कार्बन और ट्री स्टॉक। ठीक है, ट्री स्टॉक। तो आगे इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। तो कौन से नंबर की थी, तो इट वॉज 18th। ठीक है, कब से हो रही है, 1987 का। रिलीज़ कब की जाती है, 2 साल में एक बार। ठीक है, अब थोड़ी फर्स्ट टाइम इंक्लूजन ऑफ ट्री विद 5 to 10 सेंटीमीटर गर्थ
ठीक है, पहली बार ये किया जाता है, एंड दिस इज क्रूशियल फॉर पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। एनालाइज ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेशन 2011 से 21 तक, ठीक है, किस तरह से हुआ है अक्रॉस 93,000 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। पोटेंशियल टू स्क्वेस्टर 636 मीट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसकी बात की गई। फर्स्ट एवर नेशनल बर्न्ट एरिया असेसमेंट, ठीक है, ऑफ 705 प्रोटेक्टेड एरियाज, तो कहाँ कहाँ आग लगी है। डिजिटाइज्ड फॉरेस्ट बाउंड्रीज, ठीक है, यूज्ड बाय 25 स्टेट एंड यूटीज। मॉनिटर इंडियाज नेशनल डिटरमिन्ड जो टारगेट्स हैं, एनडीसीज हैं, टारगेट्स हैं, ठीक है। सीएचजी इन्वेंट्री है यूएनएफसीसी की, और ग्लोबल एफएओ रिपोर्टिंग है, इन सबको मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर, तो हमको पता है कि जो फॉरेस्ट एक्ट है या नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है ऑफ इंडिया कब की है, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 की, ठीक है, 1988 की। इसके हिसाब से इंडिया का जो गोल होना चाहिए वो 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया शुड बी फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये 33% का जो रिक्वायरमेंट हम सुनते हैं, ये 1988 की जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है इसमें ये गोल सेट किया गया, ठीक है। इंडिया में जो फॉरेस्ट है अभी के हिसाब से, तो उनको हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या है कि ये फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट है, ठीक है। अब ये पूरे फॉरेस्ट में ये जो कैनोपी है इनकी, ये 70% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। खुली एरिया मतलब 30% वो कम हो सकता है। एमडीएफ जो है उसमें जो कैनोपी होनी चाहिए ये 40 to 70% होनी चाहिए। ओपन फॉरेस्ट में 10 to 40% की कैनोपी, और जो 10% से कम की कैनोपी है, यानी यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, इसको हम श्रब में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। इंडियाज़ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर स्टेटस 2023 का हमको देखना है। तो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर, कुल जो जंगल हैं और जो पौधे हैं इनका कवर मान के चलें तो इट इज़ 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर, और ये है इंडिया की टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 25.17%। कितना है? 25.17%। फॉरेस्ट और ट्री कवर मिला के है, ये फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर मिला के है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब इसमें जो है फॉरेस्ट कवर जो है ये 21.76% है, और ट्री कवर जो है ये 3.41%, ठीक है, 3.41% है। अगर टोटल देखा जाए तो 7,15,343 जो किलोमीटर स्क्वायर है ये फॉरेस्ट है, और 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये ट्री कवर है इंडिया में, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर 21.76%, ट्री कवर 3.41%, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 25.17%। स्क्रब जो है इंडिया में, ये भी प्रश्न पूछ सकता है, तो इंडिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 1.33% क्या है? स्क्रब है। और नॉन स्क्रब जो है ये 73.50 है, ठीक है। तो जो नॉन स्क्रब फॉरेस्ट है ये कितना है? 73.50% है, ठीक है, परसेंट है। तो स्क्रब फॉरेस्ट पूछ लिया तो 1.33, नॉन स्क्रब पूछा तो कितना है? 73। फॉरेस्ट नहीं, नॉन स्क्रब लैंड है ये 73.5 नॉन फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है। तो आप देखो कि 100% में से 73.5% निकाल दोगे तो वो नॉन फॉरेस्टेड लैंड है, ट्री काउंट होगा उसमें, है ना। तो नॉन फॉरेस्टेड लैंड 73.5% है, ये भी याद रखना। 73.5, स्क्रब है 1.33%, फॉरेस्ट कवर है 21.76%, ट्री कवर है 3.41%, ठीक है। और फॉरेस्ट ऑन ट्री कवर है 25.17% या 25.2% टू बी प्रिसाइज आप बोल सकते हो। तो ये डेटा बहुत ही क्रूशियल है, ठीक है। अब ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट वगैरह नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए कि टॉप स्टेट बाई एरिया, तो जो एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कौन कौन से स्टेट में है, ठीक है। फॉरेस्ट प्लस ट्री दोनों की बात कर रहे हैं, है ना, फॉरेस्ट और ट्री। तो एरिया वाइज सबसे ज़्यादा हमको पता है कि एमपी में है, जो कि पिछली भी रिपोर्ट में था, ठीक है। इसमें 85,724 किलोमीटर स्क्वायर है। सेकंड नंबर पे अरुणाचल है एरिया में भी, है ना, अरुणाचल सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है एरिया वाइज, ठीक है, ठीक। अब ये फॉरेस्ट और ट्री दोनों है, फॉरेस्ट प्लस ट्री। अच्छा, अब इसमें जो अगर फॉरेस्ट बस देखा जाए, फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा अगेन, तो इसमें एमपी, अरुणाचल,
ठीक है, तो यहाँ तक तो सब अच्छा लग रहा है ना। एमपी अरुणाचल चाहे फॉरेस्ट और ट्री में भी चाहे फॉरेस्ट में दोनों हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट और ट्री में महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में क्योंकि ट्री ज़्यादा है, महाराष्ट्र तीसरे पे है, लेकिन सिर्फ फॉरेस्ट में अगर थर्ड पोजीशन पे देखें तो अपना छत्तीसगढ़ आ जाता है ना। 36 जो है गढ़ आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है। ट्री कवर की एरिया वाइज देखें तो ट्री सबसे ज़्यादा, मैंने बताया ना कि क्योंकि ये तीसरी पोजीशन पे फॉरेस्ट ट्री कवर में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्री कवर बहुत ज़्यादा है। तो ट्री कवर पे नंबर 1 पे कौन सा है, महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे राजस्थान है, नंबर 3 पे यूपी है। तो ट्री कवर में महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी। बहुत ही वाइटल इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही क्रुशियल इन्फॉर्मेशन है, पूछा जाएगा 100%। आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि उत्तराखंड इज स्टेट ऑफ विद रिच फॉरेस्ट डाइवर्सिटी ना, तो इस तरह के प्रश्न उत्तराखंड में पूछे जाएंगे, एक्सपेक्टेड होंगे, राइट। तो इसको देख के जाएंगे। अब जो है हम बात करेंगे कि आपका फॉरेस्ट कवर जो है वो परसेंटेज वाइज, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट अगर परसेंट की वाइज से देखें तो लक्षद्वीप में है, यूटी है, ठीक है, देन मिजोरम है। स्टेट में अगर पूछा स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज कहाँ पे है, तो इट इज़ मिजोरम, और यूटी में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में। फिर अंडमान एंड निकोबार, अगर ऐसे देखें लाइन में तो लक्षद्वीप, मिजोरम एंड अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो स्टेट में सबसे ज़्यादा मिजोरम है। अच्छा, स्टेट, ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जिनके पास 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, वो उतने कितने हैं अपने पास, 19 हैं, ठीक है। तो एक डेटा ये याद रखना। अब जिनके पास 75% से ज़्यादा है वो कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप 1, मिजोरम 2, अंडमान निकोबार 3, अरुणाचल 4, नागालैंड 5, मेघालय 6, त्रिपुरा 7, मणिपुर 8, ठीक है। तो हमको पता है कि 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट जो है ये 19 स्टेट और यूटी में है, और जो है 75% से ज़्यादा जो फॉरेस्ट है ये हमारे पास 8 स्टेट्स में। क्लियर है, ओके। तो इतना हमने देख लिया, ठीक है। फॉरेस्ट ग्रोइंग स्टॉक और कार्बन जो स्टेटस है, तो टोटल ग्रोइंग स्टॉक जो है 6430 मिलियन मेट्रिक टन है। इनसाइड फॉरेस्ट जो है वो 4479 है और आउटसाइड 1951 है, ठीक है। टॉप स्टेट जो है ग्रोइंग स्टॉक्स में अगर बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश है, तब उत्तराखंड है। ये दोनों फैक्ट याद रखना, ग्रोइंग स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा अरुणाचल है, देन यूके है अपने पास, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है। इंक्रीज इन टोटल ग्रोइंग जो है ये है, ठीक है। तो आउटसाइड में ज़्यादा इंक्रीज है। कार्बन स्टॉक की बात करें तो टोटल फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक है 7.2 बिलियन टन, ठीक है। कितना है टोटल फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक, 7.2 बिलियन टन्स है। अब ये इंक्रीज अगर 2021 में देखें, ठीक है, तो 81.5 मिलियन टन था, तो अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। तो इंडिया हैज़ अचीव 2.29 बिलियन टन ऑफ एडिशनल सिंक, ठीक है। अगर ये 2030 का जो एनडीसी टारगेट है अपना, तो इसमें क्या है 2.5 to 3 बिलियन टन हमारा होना चाहिए, 2.29 हो गया, तो लगभग हम उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। यानी 1 बिलियन टन से ज़्यादा हमने एडिशन किया है, ठीक है। कार्बन पूल डिस्ट्रीब्यूशन, तो सॉइल में सबसे ज़्यादा है ऑर्गेनिक कार्बन की तरह से, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन 55 है। एबव ग्राउंड बायोमास में 32% है, बिलो ग्राउंड बायोमास में 10% है। तो सॉयल में सबसे ज़्यादा है ना 55, उसके बाद एबव ग्राउंड बायोमास, फिर जो हमारा बिलो ग्राउंड बायोमास। अगर कार्बन पूल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा, सबसे ज़्यादा कहाँ है, सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन सॉयल में है, तो एबव ग्राउंड देन बिलो ग्राउंड। टॉप कार्बन स्टॉक स्टेट्स जहाँ पे कार्बन का जो पूल सबसे ज़्यादा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है, देन मध्य प्रदेश है ना, अरुणाचल देन मध्य प्रदेश, ठीक है। मेजर ट्री स्पेसीज इंडिया में जरूरी है नहीं, शोरा रोबस्टा याद रखना एक अगर हो पा रहा है तो, शोरिया रोबस्टा सबसे ज़्यादा 11.41%। आउटसाइड फॉरेस्ट में मैग्नीफेरा इंडिका सबसे ज़्यादा है, यानी आम का पौधा 13.2%, ठीक है। तो ये दो डेटा। मैंग्रोव, बैम्बू एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, तो मैंग्रोव की बात करें तो टोटल कवर जो है ये 4992 किलोमीटर स्क्वायर है, और ये टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 0.15% है।
नेट डिक्रीज देखने को मिला। तो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है मैंग्रोव में? तो नहीं, एक स्लाइड डिक्रीज 7.43 किलोमीटर स्क्वायर का हमको देखने को मिला है मैंग्रोव में। तो अभी कितना है, 4992, ठीक है, ये 5 के लगभग पहुंच गया था, ठीक है, लेकिन 7.43 किलोमीटर स्क्वायर का डिक्रीज देखने को मिला है। तो सबसे ज़्यादा डिक्रीज हमको कहाँ पे देखने को मिला है, गुजरात में देखने को मिला है, ठीक है, 36.39 किलोमीटर स्क्वायर का, यानी कहीं बढ़ा होगा ऑब्वियसली। आंध्र प्रदेश में बढ़ा है 13.1 किलोमीटर स्क्वायर, महाराष्ट्र में बढ़ा है। तो जो बढ़ा है वो महाराष्ट्र में बढ़ा है, सबसे ज़्यादा इंक्रीज हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिली महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पे हमारे पे आंध्रा है, और सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ हमको गुजरात में देखने को मिली है। तो मैंग्रोव में याद रखना इंक्रीज जो है, इस तरह से पूछेगा तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हमको कहाँ मिली है, फिर से आंध्रा में, उसके बाद कहाँ मिली है, उसके बाद महाराष्ट्र में, ठीक है। डिक्रीज कहाँ मिला है सबसे ज़्यादा, तो गुजरात में, ठीक है। तो ये डेटा हम लोग को याद रखना है, ठीक है। और ओवरऑल डिक्रीज भी याद रखना कितना है, 7.43 किलोमीटर स्क्वायर, और टोटल मैंग्रोव कवर है 4992 किलोमीटर स्क्वायर, विच इज़ 0.15% ऑफ इंडिया जियोग्राफिकल एरिया, राइट। टोटल बैम्बू एरिया जो है 1,54,670 किलोमीटर स्क्वायर है, और ये 5,227 किलोमीटर स्क्वायर से बढ़ा है, एंड दिस वाज फर्स्ट टाइम एस्टिमेटेड। तो बैम्बू में सबसे ज़्यादा बैम्बू हमारे पास, जैसे फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा एमपी में है, बैम्बू भी सबसे ज़्यादा एमपी में है, सेकंड नंबर पे वहाँ भी अरुणाचल है, सेकंड नंबर पे यहाँ भी अरुणाचल है, लेकिन थर्ड नंबर पे उड़ीसा है, ठीक है। ओके, बस ठीक है, इतना देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का और यहाँ का जो है कंपेरिजन है। तो वेस्टर्न घाट में जो फॉरेस्ट है वो 60,285 स्क्वायर किलो 60,285 स्क्वायर किलोमीटर पे है। फॉरेस्ट कवर 73% है वेस्टर्न घाट में। लॉस जो है ये 10 साल में 58 स्क्वायर किलोमीटर का है। यहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट बढ़ा हुआ है, MDF और ओपन फॉरेस्ट घटा है, ठीक है। तो यहाँ पे बस 73% जो है टोटल एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज फॉरेस्ट, है ना, इतना याद रखेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास VDF है, और VDF में हमको ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। VDF क्या, जिसका 70% से ज़्यादा कैनोपी हो, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमने बताया कि 67% ऑफ द नॉर्थ ईस्ट की एरिया में फॉरेस्ट है, और इसमें नेट डिक्रीज 10 साल में 327 स्क्वायर किलोमीटर का है। सबसे ज़्यादा डिक्रीज हमको कहाँ पे, जहाँ सबसे ज़्यादा होगा तो नॉर्थ ईस्ट में, है ना। फॉरेस्ट फायर डेटा पहली बार जो है कलेक्ट किया गया 705 प्रोटेक्टेड एरियाज़ में। टॉप 3 स्टेट जहाँ पे फॉरेस्ट फायर हुए हैं, उत्तराखंड नंबर 1 पे है, उड़ीसा नंबर 2 पे है, छत्तीसगढ़ नंबर 3 पे है जहाँ पे फॉरेस्ट फायर हुए, ठीक है, याद रखेंगे छत्तीसगढ़। ओके, फॉरेस्ट एंट्री कवर चेंजेस 2021 से 23 में देखो तो नेट डिक्रीज जो इंक्रीज है 1445 स्क्वायर किलोमीटर का। फॉरेस्ट कवर में 156 और ट्री कवर में 1289 किलोमीटर स्क्वायर का इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बात करें मैक्सिमम इंक्रीज जो है, ये भी पूछता है। तो मैक्सिमम जो इंक्रीज है दोनों में, क्योंकि फॉरेस्ट कवर में और ट्री कवर दोनों में इंक्रीज है, नेट इंक्रीज 1445 है। कितना है, 1445 है ना। अब इसमें फॉरेस्ट का और ट्री का, तो ट्री में ज़्यादा बढ़ा है, 1289 बढ़ा है, और फॉरेस्ट में जस्ट 156 बढ़ा है। और इसमें पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा ये जो 1445 इंक्रीज हुआ है, ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज छत्तीसगढ़ में हुआ है ना। उसके बाद कहाँ हुआ है, यूपी में हुआ है, उसके बाद उड़ीसा में हुआ है। अच्छा, ये जो घटा है, डिक्रीज है सबसे ज़्यादा MP में हुआ है, फिर कर्नाटक में हुआ है, ठीक है। डिकेडल चेंज 2013 से 23 में देखा जाए तो फॉरेस्ट कवर में ग्रोथ हुई है, ट्री कवर में भी ग्रोथ हुई है, इतना याद रखना, ठीक है। मैंग्रोव कवर में भी बढ़ोतरी हुई है, एग्रो फॉरेस्ट्री ग्रीन कवर में भी ग्रोथ हुई है। डिकेडल 2013 से 23 का देखा। ओके, सॉयल एंड इकोसिस्टम हेल्थ इंप्रूवमेंट। सॉयल जो शैलो डीप सॉयल है ये 83.5% है, ठीक है। कब, 2013 में। 87.16 है 2023 में, शैलो एंड डीप सॉयल। मीडियम डीप ह्यूमस 11.43% है, फिर 18.4% हो गया है 2023 में। ग्रास कवर 15.64% था 2013 में, अभी ये ग्रास कवर इंडिया में 17.21% हो चुका है। सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन 55.85 पर हेक्टेयर था, अब ये 56.08 पर हेक्टेयर है। तो हमको हर जगह पे ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली, ठीक है। तो अब बात करते हैं
फिनेंशियल डिस्पैरिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, एनएसओ रिपोर्ट है ना। तो ये क्या कह रहा है कि बैंक अकाउंट ऑनरशिप वर्सेस डिपॉजिट। तो कह रहा है कि वुमेन्स जो इंडिया में, इनके पास 36.4% जो वुमेन्स हैं, टोटल वुमेन्स की 36.4% जो वुमेन्स हैं, ठीक है, ऑफ द 2.5 बिलियन बैंक अकाउंट्स इन इंडिया, ठीक है, वुमेन हेल्ड 36.4% ऑफ, सॉरी वुमेन नहीं है, तो जो टोटल बैंक अकाउंट है इंडिया में उसमें 36.4% वुमेन्स जो है होल्ड करती हैं। डिपॉजिट लेकिन बस 20% है ना। 36% इनके पास जो टोटल बैंक अकाउंट है 2 बिलियन 2.5 बिलियन के आसपास, इसमें 36% जो है बैंक अकाउंट वुमेन्स के पास है, लेकिन ये जो टोटल डिपॉजिट है इंडिया में उसका बस 20% जो है वो वुमेन्स का डिपॉजिट है, यानी पैसा नहीं है। बैंक अकाउंट तो खुल गया जनधन योजना के तहत। अर्बन रूरल डिस्पैरिटी है, तो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में जो वुमेन हैं इनके पास जस्ट 16.5% ऑफ द टोटल डिपॉजिट है, यानी अर्बन एरियाज़ में और कम है, रूरल एरियाज़ में 30% है, ठीक है, जनधन अकाउंट की वजह से कहीं ना कहीं काम भी किया है। एम्प्लॉयमेंट डिस्पैरिटी इन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, तो ये देखना है क्या, फीमेल बैंक एम्प्लॉयज़ ओनली 25% ऑफ द बैंक एम्प्लॉयज़ आर वुमेन, ठीक है, तो सीनियर मैनेजमेंट में भी बहुत कम है, ठीक, तो ये आपको मेंस के पॉइंट है वहाँ ज़्यादा आएगा। तो बैंक अकाउंट ऑनरशिप, टोटल बैंक अकाउंट का 36% वुमेन्स का, 63.6% मेंस का, टोटल डिपॉजिट का 20.8% और बैंक अकाउंट का 25%, बैंक एम्प्लॉयमेंट में 25%, सीनियर मैनेजमेंट में ये है नंबर, तो ये देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आगे चलता हूँ। 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया, तो लार्जेस्ट बायोटेक इवेंट है कंट्री का, सितंबर 12 से 14 दिल्ली में हुआ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विल बी बायो इकोनॉमी ड्रिवन। इंडिया का जो रैंक है वो 3rd है, कहाँ पे, एशिया पैसिफिक में, और 12th है ग्लोबली इन बायो मैन्युफैक्चरिंग। तो 12th है ग्लोबल लेवल पे बायो मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया, 12th है ग्लोबल पे और 3rd है एशिया पैसिफिक में, ठीक है, एशिया पैसिफिक में 3rd है, ठीक है। ग्लोबल बायो इंडिया समिट हुई, ठीक है। तो बायोटेक वैल्यूएशन, बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज इन इंडिया अचीव्ड अ वैल्यूएशन ऑफ 75,000 करोड़ इन लास्ट डिकेड, ठीक है। तो ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सितंबर 12 से 14 2024 में हुआ। दिल्ली में इंडिया की रैंक जो है फ्रॉम 81st थी 2015 में, 40th हो गई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2023 में, आउट ऑफ 132 कंट्रीज़। ये लेटेस्ट रैंक भी आप देख के जाना। बायोनेस्ट क्या है, एन इनक्यूबेटर है सपोर्टिंग 120+ बायोटेक स्टार्टअप्स, ठीक है, बायोटेक स्टार्टअप्स। बायो इकोनॉमी ग्रोथ की, कि इंडिया की बायो इकोनॉमी जो है ये 10 बिलियन 2014 में थी और अभी कितना है, 130 बिलियन है, और एक्सपेक्टेड है कि 300 बिलियन होगी बाई 2013, ठीक है। तो 2014, 2024 एंड 2030 इस तरह से आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे 10 बिलियन है ना, यहाँ पे 130 है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 300 ले जाएंगे, है ना। इंडिया 8th नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जिसके प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, अप्रूव किया नई दिल्ली में अगस्त 2024 को। 50,655 करोड़ का 936 किलोमीटर का टोटल ये बनेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इतनी होगी। 4 प्रोजेक्ट्स टू बी एग्जीक्यूटेड अंडर BOT मॉडल। तो मैंने पहले बात की है बुल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल क्या होता है, तो वो आप लोग देख लोगे। तो 8 लेन रोड है, नासिक फाटा खेड़ एलिवेटेड रोड कॉरिडोर। 6 लेन रोड है, आगरा ग्वालियर में बन रही है, ताड़ा देसाड़ा मासेराम अहमदाबाद में। कानपुर रिंग रोड है, अयोध्या रिंग रोड है, खड़गपुर मोरेगांव रोड है, पठानगांव गुमला रोड है, ये 4 फुट में। तो ये सारी रोड आप देख लेना। रोड नहीं भी देख पाते हो तो ये कितना अमाउंट है और कब किया ये देख लेना। इंडिया जो है ये वाइस चेयर है सप्लाई चेन काउंसिल का, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के, ठीक है। तो बस इतना याद रखना कि इंडिया जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है इसका वाइस चेयर है। अब बात करते हैं UPI सर्कल। 28 अगस्त को RBI गवर्नर ने लॉन्च किया। क्या है UPI सर्कल? तो मान लीजिए आपका UPI है, बच्चे हैं या आपका एम्प्लॉई है, कोई दुकान है, दुकान पे कोई काम करने वाला है, तो आपने उसको कहीं भेजा कि जाओ पेमेंट करो, तो उसके नंबर पे आप कुछ मैंडेट दे दोगे कि हाँ भाई 15,000 तक की पेमेंट जो है मेरे बैंक अकाउंट से, आप एक UPI सर्कल ऐप होगा डाउनलोड करोगे और ये पैसा मेरे अकाउंट से कटेगा, इतनी तक पेमेंट कर सकते हो, वो लिमिट कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के डेलीगेशन हैं, ठीक है। कौन कौन सा है?
तो ये फुल डेलीगेशन है। तो फुल डेलीगेशन में प्राइमरी यूजर सेट अ मंथली लिमिट, ठीक है, एक महीने में 15,000 तक विद इन विच सेकेंडरी यूजर कैन मेक पेमेंट, ठीक है, जिसके लिए ये बनाया गया। पार्शियल डेलीगेशन में प्राइमरी यूजर रिटेन फुल कंट्रोल एंड ईच पेमेंट जो भी होगी, जैसे मैंने किसी को अपना यूपीआई सर्कल दे दिया, ठीक है, तो कोई भी पेमेंट करेगा 10 रुपये 50 रुपये का, तो हर बार उसको मुझे अप्रूव करना पड़ेगा, वो अपने आप करेगा, मुझे अपने मोबाइल पे अप्रूव करना पड़ेगा। एक है फुल डेलीगेशन जिसमें महीने में वो 15,000 तक कर सकता है। तो ये जो यूपीआई है किसके थ्रू है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू है। कब लाया गया? 2008 में लाया गया, ठीक है। एनपीसीआई जो इनिशिएटिव आरबीआई का है और इंडियन बैंक एसोसिएशन का है अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007, ठीक है। तो बस ये याद रखना कितने जो है प्राइमरी सेकेंडरी यूजर डेलीगेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप प्राइमरी यूजर कैन डेलीगेट अप टू 5 सेकेंडरी यूजर्स, ठीक है, एंड अ सेकेंडरी यूजर कैन एक्सेप्ट डेलीगेशन फ्रॉम ओनली 1 प्राइमरी यूजर ऑब्वियसली, ठीक है। अब दूसरे रिपोर्ट की बात करते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। इंडिया की रैंक कितना है ट्रैवल टूरिज्म में? बताइए। 39th है। कितनी कंट्रीज़ में? 119 कंट्रीज़ में। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है WEF की, इसमें इंडिया की रैंक 39th है, ठीक है। 2021 के इंडेक्स की बात करें तो इंडिया वॉज ऑन 54th पोजीशन में। हाउएवर ड्यू टू रिवीजन ऑफ WEF मेथोलॉजी इंडिया इन 2021 वॉज एडजस्टेड टू 38th पोजीशन। तो यानी अब एक रैंक बिगड़ी है, बड़ी नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो 38 पे था 2021 में, 54 पहले दिया गया था, फिर 38 पे लाया गया था। अभी जो है 2024 वाली ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, इंडिया इज़ एट 39th पोजीशन, याद रखेंगे, इंडिया इज़ एट 39th पोजीशन। अब दूसरी इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट है वो बिग कैट काउंट है। अच्छा, इसको मैं आज हाफ पे रोकूंगा, कल एक हाफ वीडियो दूंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप लोग देखना उतना पसंद नहीं करोगे। तो 25 पेज पे इसको ख़त्म करते हैं, है ना, 25 पेज आते ही। तो टाइगर सेंसस जो हुआ 2022 में हुआ, पहली बार कितने साल पे होता है? तो 4 साल पे होता है, ठीक है। पहला ये कब निर्णय लिया गया कि टाइगर सेंसस करना है? तो इंडिया में आपको याद होगा कि 1100 के आसपास टाइगर थे 2010 के आसपास में, बहुत कम टाइगर हो गए थे और वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन बहुत घट रही थी। तो टोटल 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं, कितनी? 13। तो 29 जुलाई ऑन 29th ऑफ जुलाई 2010, ठीक है, 2010 में रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में टाइगर समिट होती है और यहाँ पे प्लेज लिया जाता है कि टाइगर्स को सेव करना है। तो इसमें नए नए इनिशिएटिव, TX2 अवार्ड है, ये सारी चीज़ें लॉन्च की जाती हैं, ठीक है। तो यानी जो 4 साल में जो टाइगर नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, अपने पार्क में टाइगर T×2 टाइगर्स की संख्या डबल कर देता है, उनको TX2 अवार्ड दिया जाएगा। तो क्या ये राजा जी नेशनल पार्क को ये अवार्ड मिल चुका है, याद रखना, ठीक है, TX2 अवार्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइगर कंजर्वेशन के लिए एक एफर्ट था 29 जुलाई 2010 को, ठीक है। तो ये 2010 को जो 29 जुलाई को हुआ, तो 29 जुलाई को टाइगर डे भी मनाया जाता है इसी वजह से, ठीक है, याद रखना। चलिए, तो 4 साल में एक बार ये सेंसस होती है। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय प्राइम मिनिस्टर, द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया इंक्रीज बाय 200 इन पास्ट 4 ईयर्स। लुक एट टाइगर पॉपुलेशन। अब तो देखिए यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। 2006 में 1411 था, 10 में 1706 था, 14 में 2226 हुआ है, 18 में 2936 हुआ है, 22 में 3167 हुआ है। तो ये पॉपुलेशन याद रखना, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन सा है? 4 साल पे एक बार होता है, हमने बोला। तो ये 5वीं साइकिल है जो ये टाइगर सेंसस हो रहा है। कितने का इंक्रीज़ है? 6.7% का इंक्रीज़ है ना, 6.7% का इंक्रीज है। 4 साल में एक होता है। कवर्ड फॉरेस्टेड हैबिटेट्स इन 20 स्टेट्स ऑफ इंडिया। द PM हैज़ रिलीज द रिपोर्ट अलॉन्ग विद IBCA। IBCA क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो वही 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं, बिग कैट अलायंस है इन मैसूरू, ठीक। तो IBCA में जो है क्या क्या आता है, बिग कैट्स में क्या क्या आता है, यहाँ बिग कैट बस लिखना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें आता है टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा। तो दीज आर द बिग कैट्स। अब बात करते हैं, तो टोटल कितने टाइगर हैं इंडिया में? 31.6%, एंड इंडिया अलोन अकाउंट्स फॉर मोर देन 70% ऑफ द टाइगर्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। 6.4% की ग्रोथ है।
33% की ग्रोथ हमको 14 से 18 के बीच में देखने को मिली। सबसे ज़्यादा इंक्रीज हमको शिवालिक हिल्स और गंगेटिक प्लेन्स में देखने को मिला है। तो कह सकते हो कि ये जो आपका उत्तराखंड है और ये जो आपका यूपी है, ठीक है, तो ये सटा हुआ है। तो उत्तराखंड में 2 हमको टाइगर रिजर्व पता है, एक है राजा जी, एक है कॉर्बेट। अब इसी का एक्सटेंशन है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व इन यूपी। कौन सा? अमनगढ़, ये बफर जोन है, अमनगढ़ बफर जोन है और कॉर्बेट का, है ना। और यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है पीलीभीत में, एंड टाइगर रिजर्व दुधवा, ठीक है, दुधवा, ठीक है। तो ये सारे आपस में सटे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज जो है हमको यहीं इसी जोन में देखने को मिला है, यानी शिवालिक हिल्स एंड गंगेटिक प्लेन्स में। आप यहाँ से बिहार भी चले जा सकते हो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वाले एरिया में, ठीक है। डिक्रीज कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है ये समझिए। तो डिक्रीज जो हमको देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है झारखंड में, उड़ीसा में, ठीक है, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, ठीक है। नीलगिरी क्लस्टर जो है हैज़ द लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जो नीलगिरी क्लस्टर है यानी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला वाला जो क्लस्टर है, यहाँ पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन रहता है। कौन करवाता है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। कब फॉर्म हुई थी NTCA, ये आपको कमेंट में बताना है। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कंजर्वेशन NGOs और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये तीनों चारों मिलकर करवाते हैं टाइगर सेंसस, ठीक है। आइए बात करते हैं मेथड क्या है। डबल सैम्पलिंग। तो एक तो ग्राउंड बेस्ड सर्वे होगा, देन कैमरा ट्रैप्स भी होते हैं, कैमरा ट्रैप्स, ठीक है। तो हाईएस्ट टाइगर जो हैं वो कहाँ पे हैं इंडिया में? कौन से नेशनल पार्क में पूछा कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर इज हाईएस्ट? तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका है उत्तराखंड में, रामगंगा रिवर इसके बीच से निकलती है। 5 स्टेट्स, ठीक है, MP, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन 5 स्टेट में 300 प्लस टाइगर्स हैं, है ना, 300 प्लस टाइगर हैं। टोटल कितना है? 3167, ठीक है, 3167 याद रखेंगे। इंडिया पूरे वर्ल्ड में 70% से ज़्यादा टाइगर अपने पास रखती है। तो सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे हैं? तो हमको पता है कि MP में है। कितना है? तो पहले नंबर पे अगर नंबर वाइज देखा जाए तो MP में है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है अपने पास? ऑब्वियसली उत्तराखंड है। तीसरे नंबर पे कर्नाटक है ना, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। चौथे नंबर पे यूपी है क्या, है ना, नहीं, महाराष्ट्र है। यहाँ पे देखिए उत्तराखंड यहाँ पे। तो फर्स्ट जो पहले नंबर पे है MP है, ठीक है, 2022 में जो है 2018 पहले नंबर पे MP है, हाँ। तो 526 से 785 हो चुके हैं। दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, फिर 563 हैं। तीसरे नंबर पे 560 टाइगर्स उत्तराखंड में है। ये डेटा याद रखना, उत्तराखंड में टोटल टाइगर एज पर द टाइगर सेंसस 2022 कितनी है? 560 है। और चौथे नंबर पे जो है 5वें नंबर पे हमारा महाराष्ट्र है, ठीक है। तो याद रखना इंडिया टॉप जो है 5 टाइगर रिजर्व। तो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व में अगर पूछा किस में टाइगर है तो कॉर्बेट में 260 है। देन बांदीपुर कर्नाटका जो टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, 150 है। देन नागरहोले कर्नाटका नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में 141 है। देन बांधवगढ़ नेशनल पार्क MP और टाइगर रिजर्व में 135 है। मुदुमलाई तमिलनाडु में 114 है। तो एटलीस्ट बांदीपुर, नागरहोल और कॉर्बेट याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो NCR हमने सबने सुना होगा, नेशनल कैपिटल रीजन। क्या है NCR? तो दिल्ली और उसके आसपास की जो एरिया नेशनल कैपिटल रीजन बनाई गई, इसको हम NCR बोलते हैं। कैसे लाया गया? तो नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट 1985 के थ्रू NCR बना, ठीक है। तो कौन सा एक्ट था? नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट 1985। द NCR इनकम्पसेस दिल्ली एंड अर्बनाइज्ड एरिया ऑफ हरियाणा, यूपी, राजस्थान, ठीक है। द रीजन इज अ मिक्स ऑफ कोर अर्बन एरियाज प्लस पेरी अर्बन जोन्स एंड रूरल हिंटरलैंड्स। तो दिल्ली जो है NCT है, तो दिल्ली में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज अ कोर ऑफ NCR। दिल्ली इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ इंडिया बट ऑल्सो द मेजर इकोनॉमिक एंड कल्चरल हब, ठीक है। तो दिल्ली में भी ना जो न्यू दिल्ली है वो इंडिया की कैपिटल है, ये याद रखना, ठीक है। हरियाणा के 13 जिले, ठीक है, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, ठीक है, और राजस्थान के 2 जिले हैं, और यूपी के भी 2 ही जिले से टच करते हैं, ठीक है। तो ये अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन कौन सा राजस्थान PCS होता तो हम देखते हैं,
ठीक है। तो टोटल जो है 24 के आसपास, 21 है ना, 21, 13, 27, 21, 22, 23 से 24 ज़िले हैं टोटल एनसीआर में। ठीक है। तो एनसीआर की क्यों लाया, तो एनसीआर की ही तर्ज पे यूपी गवर्नमेंट एससीआर बना रहा है, स्टेट कैपिटल रीजन, जिसमें लखनऊ के आसपास के 6 ज़िलों को मर्ज किया जा रहा है। यहाँ पे वो करने के लिए 5 ट्रिलियन जो है डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है, उससे ज़्यादा नहीं याद रखना है। ठीक है। यूपी जो है एससीएस बना रहा है ऑन द लाइन ऑफ एनसीआर। ठीक है। तो इसमें लखनऊ है, हरदोई है, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, इसको याद रखेंगे कौन, यूपीपीसीएस वाले। ठीक है। 2025 यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो यूएन अगर पूछ लिया वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन लाता है, तो यूनेस्को लाता है, इतना याद रखेंगे ना। तो वाइटल रोल ऑफ माउंटेन इकोसिस्टम एंड अल्पाइन ग्लेशियर, वाटर टावर्स उनको बोलते हैं अल्पाइन ग्लेशियर्स को, इन सस्टेनिंग लाइफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, दिस इज द थीम। वाइटल रोल ऑफ माउंटेन इकोसिस्टम एंड अल्पाइन ग्लेशियर्स, जिनको वाटर टावर बोल रहा है, इन सस्टेनिंग लाइफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। और क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड है तो इस तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है। तो कौन निकालता है, यूनेस्को निकालता है। ठीक है। वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, 21 मार्च 2025 को, क्योंकि लेटेस्ट है। ठीक है। लैंड कवर की बात कर रहा है इसमें, तो फॉरेस्ट कवर जो है 40% ऑफ द ग्लोबल माउंटेन एरिया जो है उसमें फॉरेस्ट है। हायर एलिवेशन होस्ट ग्रॉसलैंड इन अल्पाइन टुंड्रा, तो दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग। बस ये जो बेसिक चीज़ें बताई ना, वो याद रखना आप लोग, है ना। अब ये ग्लेशियर मेल्ट का प्रॉब्लम ये बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हिंदू कुश हिमालयाज में है, अप टू 50% ऑफ द ग्लेशियर लॉस प्रोजेक्टेड बाई 2100। ठीक है। तो ये याद रखना, एंडीज 30 to 50% है। ठीक है। तो ये कुछ हिंदू कुश वगैरह की बात कर रहे हैं, तो अल्पाइन ग्लेशियर्स इसमें देख लेना। ठीक है। वर्ल्ड वाटर टावर्स के नाम से इनको जानते हैं, तो हिंदू कुश जो है इसमें याद रखना कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट अल्पाइन इकोसिस्टम है, 4000 मीटर एवरेज एलिवेशन है, 5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसकी एरिया है। ठीक है। तो बस ये इसमें कौन कौन से माउंटेन आते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो थर्ड पोल रीजन भी कहते हैं, हिंदू कुश, हिमालय, तिब्बतियन प्लेट्यू, पामीर नॉट, हैंगोन, तियानसांग, कुनलुन माउंटेन्स, ये सारे इसके पार्ट हैं। थर्ड पोल के नाम से भी जानते हैं, एशिया के वाटर टावर के भी नाम से जानते हैं। जब अब आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये 2 बार निकालता है साल में। ठीक है। कौन निकालता है आउटलुक, IMF निकालता है। 10 मई 2025 को आई जून के लिए। ठीक है। फिर आएगी अक्टूबर की। इंडिया टू सरपास जापान एंड बिकम द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025, कौन बता रहा है भाई, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बता रहा है IMF की, कि इंडिया जो है जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व में 4थी पोजीशन पे आने वाला है। ठीक है। 2025 में ग्लोबल GDP ग्रोथ 2025 में रिवाइज किया है टू 2.8% ग्लोबल GDP। 2026 का जो प्रोजेक्शन है ये 3% का किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक या IMF ने। US में ग्रोथ रोड बता रहा है स्लो हो जाएगी, 1.8% हो जाएगी। क्यों, ट्रेड टेंशन और पॉलिसी अनसर्टेनिटीज़ की वजह से। इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं, जो अभी हैं, जैसे चाइना है, इंडिया है, टू ग्रो एट 3.7%, स्टिल अहेड ऑफ ग्लोबल एवरेज। ग्लोबल इन्फ्लेशन कूलिंग डाउन बट स्लोअर दैन एक्सपेक्टेड। ठीक है। एजिंग चैलेंज है, ये सारी चीज़ें हैं। ग्लोबल पॉपुलेशन इज एजिंग फास्ट, एवरेज एज टू राइज बाई 11 years by 2100, स्टिल इम्प्रूव्ड हेल्थ मीन्स 70-year-old इन 2022 बराबर है 53-year-old इन 2000। ठीक है। ये भी बात कर रहा है कि जो हेल्थ इम्प्रूवमेंट की वजह से हेल्थ एजिंग में बूस्ट ग्लोबल GDP बाई 0.4% 2025 से 50 के बीच में। ठीक है। और क्या बात कर रहा है ये कि इंडियाज़ इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में, तो ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर इंडिया 2025 में बताया है कि रिवाइज स्लाइटली, तो थोड़ा सा डाउन कर दिया है। तो इंडिया का बता रहा है कि ये ग्रोथ रेट 6.2 रहेगा, पहले बताया था 6.5 इससे पिछले वाले में, तो इसी अभी 6.2 बताया हुआ है। ठीक है। GDP माइलस्टोन बता रहा है कि इंडियाज नॉमिनल GDP टू हिट $US बिलियन 4.18 ट्रिलियन। ठीक है। तो 4 ट्रिलियन से ज़्यादा की GDP हो जाएगी, ओवरटेकिंग जापान 4.186 है, और इंडिया कह रहे हैं कि बस नॉमिनल थोड़ा सा ऊपर जाएगी, $4.187 ट्रिलियन हो जाएगी। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी होगी पूरे वर्ल्ड में। चाइना का फॉरकास्ट किया कि स्लो टू 4% फ्रॉम 4.6%। ठीक है। तो ये याद रखना, इतनी चीज़ें बात की है इसने। ठीक है। प्राइवेट कंजम्पशन मेजर ग्रोथ ड्राइवर जो है स्पेशली इन रूरल एरियाज़ है। ठीक है। IMF
क्या क्या निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निकालता है, ये याद रखना, 2 बार निकालता है, अप्रैल और अक्टूबर में। प्रोवाइड ग्लोबल एंड कंट्री वाइज फॉरकास्ट इन्फ्लेशन इनसाइट, फिजिकल स्टेबिलिटी, ठीक है, यूज बाय पॉलिसी मेकर्स, रिसर्च इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा। इंडियाज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ ड्राइवर्स, बात किया कि प्राइवेट कंजम्पशन जो है बूम होगा, ग्रोथ जो है 7.2 की देखने को मिलेगी, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 1.83 लाख करोड़ 2024 में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। इंडिया कह रहा है कि थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बनेगा 2026 तक। मिडिल क्लास एक्सपेंशन 2030 में दोज अर्निंग 8.373 लाख विल ट्रिपल, ठीक है। तो ये मिडिल क्लास एक्सपेंशन जो है 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, 8 लाख या 9 लाख के आसपास जो कर रहे हैं। प्रोजेक्टेड पर कैपिटा इनकम इसने बताई है 2030 में 3.49 लाख पर पर्सन, जो कि उत्तराखंड 1-2 साल में ही अचीव कर लेगा, राइट। इंडिया डेब्ट टू जीडीपी रेशियो बता रहा है कि 56.8% है, ठीक है, 2025 में। यूएस की कितना है, 124% है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स यू शुड नोट डाउन, है ना। तो इतनी चीज़ें हमने देख ली। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है यूएनडीपी की 2025 की आई है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो कौन निकालता है, यूएनडीपी, ठीक है। टाइटल क्या है, मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज़ इन द एज ऑफ एआई, ठीक है। 7 मई 2025 को आई, इंपॉर्टेंट हो सकती है। व्हाट इज़ द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो एचडीआर इज एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट, हर साल निकलती है। कौन निकालता है, यूएनडीपी निकालता है। और ये एसेस क्या करता है कंट्रीज़ में, नॉट जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ और क्या क्या, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट को एचडीआई वैल्यू पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से मेजर करता है। तो इसमें एचडीआई में 3 चीज़ें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 चीज़ें मेजर होती हैं, हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग और इनकम में पर कैपिटा इनकम, ये 3 चीज़ें मेजर करता है, ठीक है। तो ये नेशनल जो है भी होता है और ग्लोबल भी होता है। तो ग्लोबल हाईलाइट्स ऑफ एचडीआर 2025 क्या हैं, ठीक है। तो इसमें टॉप जो कंट्री हैं, सबसे ज़्यादा एचडीआई रैंक है, नंबर 1 पे है आइसलैंड, है ना। इसका जो एचडीआई वैल्यू है ये 0.972 है, यानी एक किसी का नहीं आया है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है हमारा नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये 3 कंट्री, 1 2 3, ठीक है, 3 कंट्री। लोवेस्ट जो है वो है आपका साउथ सूडान, जिसकी एचडीआई वैल्यू है 0.388, ठीक है। इंडिया की एचडीआई वैल्यू और पोजीशन क्या है, ग्लोबल कंसर्न क्या है, स्टॉल्ड एचडीआई प्रोग्रेस वर्ल्ड वाइड, किस वजह से, ट्रेड टेंशन की वजह से, डेट क्राइसिस की वजह से, जॉबलेस ग्रोथ की वजह से, ठीक है। इंडिया का परफॉर्मेंस जो है 130 पे है, ठीक है। तो इंडिया की जो पोजीशन है 130 है आउट ऑफ 193, यूएन मेंबर जितने भी हैं उनमें 130 है, जो कि बहुत अच्छी नहीं है। और इंडिया जो है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है, किस पे, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी, एमएचडी में आता है, ये भी ध्यान रखेंगे। एचडीआई वैल्यू थोड़ा सा स्लाइटली इंप्रूव हुई है इंडिया की, ठीक है। 2022 में इट वाज 0.676 थी, ठीक है। अभी जो है 0.685 हो गई है इंडिया की जो एचडीआई वैल्यू है, कहाँ से, 676 से 685 हो गई है। इंडिया इज़ नियरिंग द हाई ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रेशोल्ड, तो जो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रेशोल्ड है वो 0.700 जब एचडीआई वैल्यू हो जाएगी तो इंडिया इस मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट से हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, की इंडिकेटर फॉर इंडिया इन 2023, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से 2022 में 67.7 ईयर्स थी, अभी जो है 73 ईयर्स हो गई है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग 13 ईयर्स हो चुकी है ना। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 6.9 ईयर्स हो चुकी है। अब जीएनआई पर कैपिटा है ये $9,047, ठीक है। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा अगर देखा जाए तो ये $9,047 हैं, ठीक है। अगर नेबरिंग कंट्रीज से कंपेयर करें इंडिया को, ठीक है, तो चाइना जो है 75 पे है, श्रीलंका 78 पे है, भूटान 127 पे है, बांग्लादेश और इंडिया सेम रैंक पे हैं, नेपाल हमसे ज़्यादा है, म्यांमार हमसे ज़्यादा है, पाकिस्तान हमसे ज़्यादा है। तो हमसे ज़्यादा कौन कौन है, तो इंडिया और
है ना, ये एक लेवल पे आ गए 130 पे। अब हमसे ज़्यादा को इधर रख लो, ठीक है, कौन कौन है, नेपाल है, म्यांमार है और पाकिस्तान है, ये हमसे ज़्यादा में आ रहे हैं, ठीक है। इधर हमसे मतलब इनकी मतलब हमसे बुरी हालत है, हमसे अच्छी हालत में सबसे बढ़िया पे चाइना है 75 HDI वैल्यू के साथ, श्रीलंका है 78 के साथ, ठीक है, देन भूटान है 127 के साथ, ठीक है। तो श्रीलंका, चाइना और भूटान, या चाइना, श्रीलंका और भूटान हमसे बेटर पे है, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान हमसे वर्स्ट कंडीशन में है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th की जो रिपोर्ट है, ये जो सर्वे 4 नंबर है, इससे 5 नंबर में इसकी टोटल प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 में हुआ था चौथा, 19-20 में हुआ है 5वां, ठीक है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट की हमने बात की कि जो NHFS 4 में था, फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में था 2.2 था, अभी कितना हो गया है 2.0। 1.9 कौन बता रहा है, देख के कमेंट में बताओ, ठीक है। ओनली 5 स्टेट, ठीक है, कह रहा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां जो बता रहा है कि सिर्फ 5 ऐसे राज्य हैं, ओनली 5 स्टेट्स आर देयर, जिनमें जो रिप्लेसमेंट लेवल से ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है। रिप्लेसमेंट लेवल समझा चुका हूँ, तो 2.1 से ज़्यादा जो है TFR है। ऐसे में सबसे ज़्यादा बिहार में है 2.98, सेकेंड नंबर पे 2.91 मेघालय है, थर्ड नंबर पे 2.35 यूपी है, ये भी थोड़े दिन में आपका रिप्लेसमेंट लेवल पे आ जाएगा। फोर्थ नंबर पे झारखंड है 2.26, फिफ्थ नंबर पे मणिपुर है। तो सिर्फ ये 5 स्टेट हैं जिनका TFR रिप्लेसमेंट लेवल से ज़्यादा है, ठीक है। तो इतना ही इसमें देखना था। इसके बाद है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, नेशनल MPI, ठीक है। एक तो ग्लोबल MPI भी आता है, नेशनल MPI नीति आयोग निकालता है, ग्लोबल जो है MPI जो है वो कौन निकालता है, तब तक कमेंट में बताओ, आगे देखेंगे। तो ये क्या करता है, दिस इनेबल्स द कंट्री इंडिया टू ट्रैक इट्स प्रोग्रेस टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगर टू बी प्रिसाइज तो 1 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 क्या है, वो है हंगर, ठीक है, SDG टारगेट 1.2, ठीक है, पावर्टी को ख़त्म करना, ठीक है। तो पावर्टी को इसके सारे फॉर्म्स में ख़त्म करना, ये काम है MPI का। यूजेस द डेटा फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये जो 5वां है ना, इसका डेटा यूज़ कर रहा है। फर्स्ट एवर MPI फॉर इंडिया, और ये 5वां नहीं 4थे पे बेस्ड है ना, फैमिली हेल्थ सर्वे के 4थे वाले के डेटा, क्योंकि काफ़ी दिन से डेटा कलेक्ट कर रहा है। अब जो ग्लोबल MPI है, ठीक है, ये पावर्टी को एसेस करता है बियॉन्ड इनकम बाय कैप्चरिंग डेप्रीवेशन इन 3 के एरियाज, हेल्थ, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट में भी यही था ना, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। और की फीचर्स में ग्लोबल MPI इंक्लूड इंडिकेटर दैट एसेस इशू सच एज चाइल्ड मोर्टेलिटी, एक्सेस टू एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। द ग्लोबल MPI जो ये पब्लिश करता है, ये OPHI पब्लिश करता है। OPHI क्या है, ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्लस UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन्हीं की मदद लेके जो नेशनल MPI है वो नीति आयोग पब्लिश करता है। नेशनल MPI इन इंडिया सिमिलर टू ग्लोबल MPI इज डिजाइन टू एसेस द पावर्टी इन मल्टी डायमेंशनल वे, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। यहाँ किसी भी एंगल से इंसान जो पुअर है तो उसको पुअर बताया जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसको हम मल्टी डायमेंशनल पावर्टी बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो ये देखिए, these 3 dimensions are equally weighted and are represented by a total of 12 indicators। तो 3 डायमेंशन है, 12 इंडिकेटर हैं, ये याद रखना। ये कह रहा है कि अभी का जो ये हुआ है कि 24.82 करोड़ पीपल्स, इंडियन पीपल जो है, ये मल्टी डायमेंशनल पावर्टी के घेरे से बाहर निकल चुके हैं, स्केप कर दिया है, कितने, लास्ट 9 ईयर्स में। तो दिस कुड बी ए स्टेटमेंट इन योर एग्जामिनेशन, राइट। ये एक स्टेटमेंट हो सकता है कि लगभग 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पावर्टी के ट्रैप से 9 सालों में बाहर निकल चुके हैं। जो स्टीप डिक्लाइन जो देखने को मिल रही है इन पावर्टी हेड काउंट रेशियो फ्रॉम 29.17 कब 2013-14 में टू 11.28% इन 2020-2023, ठीक है। हेड काउंट रेशियो में ये 29% लोग जो है पावर्टी में थे किसी न किसी एक एंगल में, इस 12 इंडिकेटर में या 3 जो कैटेगरीज में, लेकिन जो इसमें 22-23 में
बस 11.28% लोग रह गए मल्टी डायमेंशनल पुअर। ऑल 12 MPI इंडिकेटर्स शो सिग्निफिकेंट साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट हर सेक्टर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, MP रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट डिक्लाइन इन नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर, ठीक है, 2013 से 23 के बीच में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूपी में, देन बिहार में, देन MP में। पुअरर स्टेट्स रिकॉर्डेड फास्टेस्ट डिक्लाइन इन पॉवर्टी, ठीक है, इंडिकेटिंग रिडक्शन इन डिस्पैरिटीज, ठीक है। इन इंडिया इज लाइकली टू अचीव SDG टारगेट 1.2। 1.2 क्या है, ठीक है, एलिमिनेटिंग पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म, ठीक है, रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बाई एटलीस्ट हाफ मच अहेड ऑफ 2023, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 1.2 है वो आप याद रखना, ठीक है। तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो पहला एडिशन जो है 2021 में हुआ, सेकेंड 2023 में, एंड ये थर्ड है 2024 का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। अब आगे जो है ये अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेटाज हैं, ज़्यादा होगा तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, तो इसको आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस दोज थिंग्स, तो कल ही आएगी, टाइम से आएगी, कल के बाद वीडियोस आने की कम संभावना होगी, ठीक है। छोटी मोटी पड़ेंगी, ज़्यादा बड़ी लंबी लेंदी वीडियोस नहीं आएंगी उत्तराखंड के लिए, ठीक है। कोशिश करेंगे कि नेशनल के कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन जो हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।